स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 हिंदी का संपूर्ण गद्य खंड का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के पास से अधिक शेयर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन है कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है। ऑप्शन ए है नलिन बिलोचन शर्मा, ऑप्शन बी है यतीन्द्र मिश्र, ऑप्शन सी है भीमराव अम्बेडकर और ऑप्शन सी है अमरकांत। तो मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है। तो मानव मुक्ति के पुरोधा भीमराव अम्बेडकर को कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन ए है बेरोजगारी, ऑप्शन बी है गरीबी, ऑप्शन सी है उद्योग धंधों में कमी और ऑप्शन डी है अमीरी। तो भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। तो भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण बेरोजगारी है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण बेरोजगारी है। फिर अगला क्वेश्चन है जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों। क्योंकि रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। ऑप्शन ए है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन बी है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी और ऑप्शन सी है कि डॉक्टर संपूर्णानंद। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। ऑप्शन ए है जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, ऑप्शन बी है जातिवाद के पोषक नगण्य है, ऑप्शन सी है आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, ऑप्शन डी है जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध है। तो लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। तो लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। ऑप्शन ए है जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव है, ऑप्शन बी है जिसमें सभी धनी हो, ऑप्शन सी है जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, ऑप्शन डी है जिसमें सभी स्वस्थ हो। तो लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। तो जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। ऑप्शन ए है अशिक्षा को, ऑप्शन बी है जनसंख्या को, ऑप्शन सी है जाति प्रथा को और ऑप्शन डी है कि उद्योग धंधों की कमी को। तो लेखक बेरोजगारी का प्रमुख कारण किसे मानते हैं। तो लेखक बेरोजगारी का प्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा को मानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा को मानते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। ऑप्शन ए है दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, ऑप्शन बी है दूध और पानी के मिश्रण की तरह, ऑप्शन सी है तिल और तंडुल के मिश्रण की तरह, ऑप्शन डी है पानी और नमक के मिश्रण की तरह। तो अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है। फिर अगला क्वेश्चन है 9 नंबर की भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। ऑप्शन ए है भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी है ज्योतिबा फूले, ऑप्शन सी है राजगोपालचारी और ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। तो भीमराव अम्बेडकर की है। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 10 नंबर की सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। ऑप्शन ए है जाति प्रथा, ऑप्शन बी है श्रम विभाजन, ऑप्शन सी है अणु बम और ऑप्शन डी है दूध पानी। तो सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। तो सभ्य समाज की आवश्यकता श्रम विभाजन है। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। सभ्य समाज की आवश्यकता श्रम विभाजन है। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सा रचना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है। ऑप्शन ए है द कास्ट इन इंडिया, ऑप्शन बी है द अनटचेबल्स यू आर दे, ऑप्शन सी है हु आर शूद्रास और ऑप्शन डी है कि इनमें से सभी। तो 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचना है। फिर अगला क्वेश्चन है 12 नंबर कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। ऑप्शन ए है कार्यकुशलता के लिए, ऑप्शन बी है भाईचारे के लिए, ऑप्शन सी है रूढ़िवादिता के लिए, ऑप्शन डी है कि इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। तो कार्यकुशलता के लिए मानता है। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 13 नंबर की श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। ऑप्शन ए है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, ऑप्शन बी है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन सी है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट और ऑप्शन डी है कि हु इज शुद्राज। श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो पाठ है वह बाबा साहेब के किस भाषण से लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से। यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ जो है वह बाबा साहेब के
एनिहिलेशन ऑफ कास्ट भाषण से लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 14 नंबर की, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? इटली की, दक्षिण अफ्रीका की, न्यूयॉर्क की, दक्षिण कोरिया। तो प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ पर गए थे? तो न्यूयॉर्क गए थे, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। न्यूयॉर्क गए थे, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का, अम्बेडकर के चिंतन एवं रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? बुद्ध की, कबीर की, ज्योतिबा फुले की, इनमें से सभी। तो अम्बेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बुद्ध भी थे, कबीर भी थे और ज्योतिबा फुले भी थी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, इनमें से सभी। फिर अगला क्वेश्चन है कि जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1942 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1940 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1936 ईस्वी और ऑप्शन डी है 1938 ईस्वी। तो जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? तो 1936 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में 1936 ईस्वी में हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन है 17 नंबर कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? कहानी, भाषण, निबंध की साक्षात्कार। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है वह एक निबंध है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक प्रकार का निबंध है। फिर अगला क्वेश्चन है अम्बेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया है? ऑप्शन ए है ललही सिंह यादव, ऑप्शन बी है किशोरी लाल, ऑप्शन सी है मोहन वाजपेयी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अम्बेडकर के भाषण यानी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो है उसको किसने हिंदी में रूपांतरण किया है? तो ललही सिंह यादव ने रूपांतरण किया है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, दलित, कायस्थ है। तो अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो अम्बेडकर का जन्म दलित परिवार में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 20 नंबर कि लेखक को इस युग में कहां पर विडंबना दिखाई देता है? ऑप्शन ए है जातिवाद, ऑप्शन बी है नारीवाद, ऑप्शन सी है निर्विवाद और ऑप्शन डी है परिवारवाद। तो लेखक को इस युग में कहां पर विडंबना दिखाई देता है? तो जातिवाद में, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। लेखक को जातिवाद में सबसे बड़ी विडंबना दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 21 नंबर के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के माता का नाम क्या था? ऑप्शन ए है रानीबाई, ऑप्शन बी है कुंतीबाई, ऑप्शन सी है भीमाबाई और ऑप्शन डी है कि भीमाबाई। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के माता का नाम कैसा था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के माता का नाम भीमाबाई था, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। भीमराव अम्बेडकर के माता का नाम भीमाबाई था। फिर अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी? ऑप्शन ए है 1920 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1918 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1916 ईस्वी और ऑप्शन डी है 1914 ईस्वी। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी? तो 1916 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि 1916 ईस्वी में धारण की थी। फिर अगला क्वेश्चन है 23 नंबर कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? भीमराव अम्बेडकर की, राम मनोहर लोहिया की, कि महात्मा गांधी की, सुखदेव की। तो द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म जो है वह भीमराव अम्बेडकर की रचना है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 24 नंबर के आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा है? ऑप्शन ए है मैक्स मुलर, ऑप्शन बी है भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी है बिरजू महाराज और ऑप्शन सी है अज्ञे जी। तो आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा है? तो भीमराव अम्बेडकर ने कहा है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि डैश पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है, यानी क्या है जो पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है? ऑप्शन ए है श्रम विभाजन, ऑप्शन बी है जाति प्रथा, ऑप्शन सी है प्रत्यक्ष और ऑप्शन डी है लोकतंत्र। तो 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जाति प्रथा जो है वह पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 26 नंबर की जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है? ऑप्शन ए है प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी है प्रमुख, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष दोनों कारण है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 27 नंबर कि मूक नायक क्या है? ऑप्शन ए है अखबार, ऑप्शन बी है पत्रिका, ऑप्शन सी है पुस्तक और ऑप्शन डी है कहानी संग्रह। तो मूक नायक क्या है? तो मूक नायक एक प्रकार का पत्रिका है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। मूक नायक पत्रिका है। फिर अगला क्वेश्चन है 28 नंबर की भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए है 1956 दिल्ली, ऑप्शन बी है 1957 मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है 1958 वाराणसी और ऑप्शन डी है 1959 बिहार। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु 1956 में दिल्ली में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है
कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए है 14 अप्रैल 1988 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 14 अप्रैल 1989 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 14 अप्रैल 1890 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 30 नंबर कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन ए है महू मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है गोरखपुर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है डुमराव बिहार और ऑप्शन डी है कि दानकुनी पश्चिम बंगाल। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 31 नंबर कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? ऑप्शन ए है उज्ज्वल भारत, ऑप्शन बी है उड़ता भारत, ऑप्शन सी है बहिष्कृत भारत, ऑप्शन डी है कि पुरस्कृत भारत। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 32 नंबर कि भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम भीमराव अम्बेडकर को जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 33 नंबर कि डॉक्टर अम्बेडकर का वांग्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? ऑप्शन ए है 15 खंड, ऑप्शन बी है 17 खंड, ऑप्शन सी है 19 खंड और ऑप्शन डी है 21 खंड। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 21 खंडों में। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 34 नंबर कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? ऑप्शन ए श्रम विभाजन, ऑप्शन बी है धन विभाजन, ऑप्शन सी है जन विभाजन और ऑप्शन डी है जाति विभाजन। तो आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। 35 है कि डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन ए है रामदेव सकपाल, ऑप्शन बी है रामजी सकपाल, ऑप्शन सी है रामकिशन सकपाल और ऑप्शन डी है कि राधेश्याम सकपाल। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? तो रामजी सकपाल नाम था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम रामजी सकपाल था। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 36 नंबर कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुआ है? ऑप्शन ए है स्वतंत्रता का, ऑप्शन बी है भातृत्व का, ऑप्शन सी है श्रमिक विभाजन का और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसके रूप लिए हुआ है? तो श्रमिक विभाजन का। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 37 नंबर कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? ऑप्शन ए है सती प्रथा, ऑप्शन बी है दहेज प्रथा, ऑप्शन सी है बाल विवाह प्रथा, ऑप्शन डी है जाति प्रथा। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? तो जाति प्रथा को माना है। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। तो अब हम अगला चैप्टर विश्व के दांत के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो विश्व के दांत का सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? ऑप्शन ए है सन 1958 ईस्वी, ऑप्शन बी है सन 1957 ईस्वी, ऑप्शन सी है सन 1963 ईस्वी और ऑप्शन डी है कि सन 1959 ईस्वी। तो नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? तो सन 1959 ईस्वी में बने थे। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से हुआ है? ऑप्शन ए है नलिन बिलोचन के कविता से, ऑप्शन बी है रामधारी सिंह के कविता से, ऑप्शन सी है बद्री नारायण की कविता से और ऑप्शन डी है कि सुमित्रा नंदन पंत के कविता से। तो आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का जो वास्तविक रूप है वह नलिन बिलोचन शर्मा के कविता से प्रारंभ हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 3 नंबर बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए? ऑप्शन ए है राजनीतिकता का, ऑप्शन बी है मनोवैज्ञानिकता का, ऑप्शन सी है सामाजिकता का और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर सामने आए हैं? तो मनोवैज्ञानिकता के। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 4 नंबर के विश्व के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है? ऑप्शन ए है निम्न वर्ग का, ऑप्शन बी है उच्च वर्ग का, ऑप्शन सी है मध्यम वर्ग का और ऑप्शन डी है व्यापारी वर्ग का। तो विश्व के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मध्यम वर्ग का। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 5 नंबर कि खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए है तमिल, ऑप्शन बी है भोजपुरी, ऑप्शन सी है बांग्ला और ऑप्शन डी है हिंदी। तो खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तो खोखा खोखी बांग्ला भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 6 नंबर कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 4। तो सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो सेन साहब की टोटल 5 लड़कियां थी। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 7 नंबर कि सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है? सभ्यता की संबंध की निम्रता की ड्राइवर। तो सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है? तो सोफर शब्द का अर्थ ड्राइवर होता है। ऑप्शन नंबर डी इज ए
राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 8 नंबर कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति किस कहानी के पात्र ने कही है? ऑप्शन ए है सेन साहब की धर्मपत्नी ने, ऑप्शन बी है गिरधर ने, ऑप्शन सी है सेन साहब ने और ऑप्शन डी है सोफा ने। तो सेन साहब ने मदन को कहा था कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेन साहब। फिर अगला क्वेश्चन है 9 नंबर की नलिनी विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन ए है 12 सितंबर 1961 ईस्वी, ऑप्शन बी है 14 सितंबर 1961 ईस्वी, ऑप्शन सी है 16 सितंबर 1961 ईस्वी, ऑप्शन डी है 18 सितंबर 1961 ईस्वी। तो नलिनी विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? तो नलिनी विलोचन शर्मा की मृत्यु 12 सितंबर 1961 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नलिनी विलोचन शर्मा की मृत्यु 12 सितंबर 1961 को हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन है 10 नंबर के मदन अक्सर किसके हाथों पीटता था? ऑप्शन ए है माता के, ऑप्शन बी है सेन साहब के, ऑप्शन सी है खोखा के और ऑप्शन डी है पिता के। तो मदन अक्सर किसके हाथों पीटता था? तो मदन जो है वह अक्सर अपने पिता के हाथों पीटता था। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 11 नंबर कि विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? ऑप्शन ए है मोहन राकेश, ऑप्शन बी है कमलेश्वर, ऑप्शन सी है प्रेमचंद्र और ऑप्शन डी है नलिनी विलोचन शर्मा। तो विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो नलिनी विलोचन शर्मा है। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 12 नंबर की गिरधर लाल कौन था? गिरधर लाल कौन था? ऑप्शन ए है कासू का पिता, ऑप्शन बी है मदन का पिता, ऑप्शन सी है रजनी का पिता और ऑप्शन डी है शेफाली का पिता। तो गिरधर लाल मदन के पिता थे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। गिरधर लाल मदन के पिता थे। फिर अगला क्वेश्चन है कि खोखा का क्या नाम है? किसु, कुसु, कासु, केसु। तो खोखा का क्या नाम था? तो खोखा का नाम कासु था। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 14 नंबर कि सेन साहब अपने पुत्र खोखा को क्या बनाना चाहते थे? ऑप्शन ए है बिजनेसमैन या इंजीनियर, ऑप्शन बी है वकील, ऑप्शन सी है प्रोफेसर और ऑप्शन डी है डॉक्टर। तो सेन साहब अपने खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो बिजनेसमैन और इंजीनियर बनाना चाहते थे। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। सेन साहब अपने पुत्र खोखा को बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। फिर अगला क्वेश्चन है कि मदन की उम्र क्या थी? 15 नंबर क्वेश्चन है कि मदन की उम्र क्या थी? ऑप्शन ए है 5 से 6 साल, ऑप्शन बी है 7 से 8 साल, ऑप्शन सी है 3 से 4 साल और ऑप्शन डी है 9 से 10 साल। तो मदन की उम्र क्या थी? तो मदन की उम्र 5 से 6 साल की थी। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 16 नंबर कि कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? ऑप्शन ए है फुटबॉल के खेल में, ऑप्शन बी है हॉकी के खेल में, ऑप्शन सी है बैडमिंटन के खेल में, ऑप्शन डी है लट्टू के खेल में। तो कासू जो है वह मदन के साथ लट्टू के खेल में शरीक होना चाहता था। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 17 नंबर कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे? मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 2 और ऑप्शन डी है 4। तो मदन ने कासू के टोटल 2 दांत तोड़े थे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर कि मदन ने कासू के 2 दांत तोड़े थे। फिर अगला क्वेश्चन है कि गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? किरानी का मतलब नौकर होता है। तो गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? ऑप्शन ए मुखर्जी साहब के फैक्ट्री में, ऑप्शन बी है सेन साहब के फैक्ट्री में, ऑप्शन सी है पत्रकार महोदय के फैक्ट्री में और ऑप्शन डी है सेन साहब के फैक्ट्री में। तो गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? तो सेन साहब की फैक्ट्री में। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी था। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 19 नंबर कि सेन साहब किसके व्यंग से ऐड कर रह गए थे? ऑप्शन ए पत्रकार महोदय के व्यंग से, ऑप्शन बी है मुखर्जी साहब के व्यंग से, ऑप्शन सी है सिंह साहब के व्यंग से और ऑप्शन डी है गिरधर लाल के व्यंग से। तो सेन साहब किसके व्यंग से ऐड कर रह गए थे? तो सेन साहब पत्रकार महोदय के व्यंग से ऐड कर रह गए थे। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 20 नंबर कि मदन किसका पुत्र था? ऑप्शन ए है सेन साहब का, कि गिरधर लाल का, कि सोफर का, कि सिंह साहब का। तो मदन किसका पुत्र था? तो मदन गिरधर लाल का पुत्र था। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है विष के दांत पाठ की कौन सी विद्या है? निबंध है, कि व्यक्ति चरित्र है, कि कविता है, कि कहानी है? तो विष की दांत पाठ की कौन सी विद्या है? तो कहानी है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। विष की दांत कहानी है। फिर अगला क्वेश्चन है 22 नंबर कि सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी? ऑप्शन ए 7,500, ऑप्शन बी है 8,500, ऑप्शन सी है 9,500 और ऑप्शन डी है 7.5 लाख। तो सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी? तो सेन साहब की कार की कीमत 7,500 थी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। सेन साहब की कार की कीमत 7,500 थी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 23 नंबर कि नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए है 14 जनवरी 1915 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 18 फरवरी 1916 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 22 मार्च
1917 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 24 अप्रैल 1918 ईस्वी में। तो नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज है राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? गांधी घाट पटना, कि कृष्ण घाट पटना, कि बरघाट पटना, कि रानी घाट पटना। तो नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो नलिन विलोचन शर्मा का जन्म बरघाट पटना में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म बरघाट पटना में हुआ था। फिर 25 नंबर क्वेश्चन है कि नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन ए है पंडित राम अवतार शर्मा, ऑप्शन बी है पंडित कृष्णा अवतार शर्मा, ऑप्शन सी है पंडित मृत्युंजय शर्मा और ऑप्शन डी है पंडित दसवा अवतार शर्मा। तो नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? तो नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम पंडित राम अवतार शर्मा था। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 26 नंबर के नलिन विलोचन शर्मा के माताजी का नाम क्या था? ऑप्शन ए है पद्मावती शर्मा, ऑप्शन बी है कलावती शर्मा, ऑप्शन सी है रत्नावती शर्मा और ऑप्शन डी है इंदिरावती शर्मा। तो नलिन विलोचन शर्मा के माता का नाम रत्नावती शर्मा था। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। नलिन विलोचन के माता का नाम रत्नावती शर्मा था। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 27 नंबर के दृष्टिकोण किनकी रचना है? ऑप्शन ए है रामावतार शर्मा, ऑप्शन बी है नलिन विलोचन शर्मा, ऑप्शन सी है मोहन राकेश और ऑप्शन डी है प्रेमचंद्र। तो दृष्टिकोण किनकी रचना है? तो दृष्टिकोण नलिन विलोचन शर्मा की रचना है। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 28 नंबर की। क्वेश्चन नंबर 28 है कि लड़कियां क्या हैं? कठपुतलियां हैं। किसे इस बात पर गर्व है? ऑप्शन ए है भाई बहन को, ऑप्शन बी है चाचा चाची को, ऑप्शन सी है कि मामा मामी को और ऑप्शन डी है माता पिता को। तो लड़कियां क्या हैं? कठपुतलियां हैं। किसे इस बात पर गर्व है? तो माता पिता को इस बात पर गर्व है। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन 29 नंबर के मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? ऑप्शन ए है कासू से, ऑप्शन बी है मदन से, ऑप्शन सी है खोखा से और ऑप्शन डी है इंजीनियर से। तो मदन को किससे खतरा हो सकता था? तो खोखा से खतरा हो सकता था। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है यदि खोखा ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा, कासू दिया रहेगा तो कासू भी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? ऑप्शन ए है कार, ऑप्शन बी है खोखा, ऑप्शन सी है खोखी, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो सेन साहब के आंखों का तारा खोखा था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। सेन साहब की आंखों का तारा खोखा था। फिर अगला क्वेश्चन है 31 नंबर कि खोखा के दांत किसने तोड़े? ऑप्शन ए है मदन ने, ऑप्शन बी है मदन के दोस्त ने, ऑप्शन सी है सेन साहब ने और ऑप्शन डी है गिरधर ने। तो खोखा के दांत किसने तोड़े थे? तो खोखा के दांत मदन ने तोड़े थे। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। मदन किसका पुत्र था? तो गिरधरलाल का पुत्र था। फिर अगला क्वेश्चन है महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। यह पंक्ति किस पाठक की है? तो विष के दांत की है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। यह पंक्ति विष के दांत की है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 33 नंबर की सीमा रजनी आलू सुफाली आरती पांचों किसकी बहनें थी? ऑप्शन ए है मदन की, ऑप्शन बी है खोखा की, ऑप्शन सी है लेखक की और ऑप्शन डी है सेन साहब की। तो सीमा रजनी आलू सुफाली आरती पांचों किसकी बहनें थी? तो खोखा की थी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 34 नंबर की मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए सेन साहब का, ऑप्शन बी है मिस्टर सिंह का, ऑप्शन सी है गिरधरलाल का और ऑप्शन डी है मुखर्जी साहब का। तो मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? तो सेन साहब का यह कथन है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। यानी सेन साहब अपने खोखा को इंजीनियर बनाना चाहते थे। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? ऑप्शन ए है दुत्कार, ऑप्शन बी है प्यार, ऑप्शन सी है मार और ऑप्शन डी है फटकार। तो मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था? तो मदन के लिए मार खाना मामूली बात था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। मदन जो है वो अक्सर अपने पिता के हाथों पीटता रहता था। अब अगला चैप्टर है कि भारत से हम क्या सीखे? भारत से हम क्या सीखे, इसके हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया? ऑप्शन ए है ग्रीक भाषा में, ऑप्शन बी है लैटिन भाषा में, ऑप्शन सी है हिंदी भाषा में और ऑप्शन डी है जर्मन भाषा में। तो मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था? तो जर्मन भाषा में किया था। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 2 नंबर की मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा है? ऑप्शन ए है गांधी जी, ऑप्शन बी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी है अम्बेडकर, ऑप्शन डी है गुड़ाकर मुले। तो मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा है? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 3 नंबर की संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया? ऑप्शन ए है मैक्स मुलर ने, ऑप्शन बी है गुड़ाकर मुले ने, ऑप्शन सी है नलिन विलोचन ने, ऑप्शन डी है अमरकांत ने। तो संस्कृत और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने किया है?
तो मैक्स मुलर ने किया है, ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। संस्कृत और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान मैक्स मुलर ने किया है, ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 4 नंबर की, महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की किसको? मैक्स मुलर को, कि अमरकांत को, कि बिरजू महाराज को, कि अशोक वाजपेयी को? तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि मैक्स मुलर को प्रदान की थी, ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 5 नंबर की, कठ और कैन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया? ऑप्शन ए है ग्रीक, ऑप्शन बी है हिंदी, ऑप्शन सी है जर्मन और ऑप्शन डी है लैटिन। तो कठ और कैन उपनिषद का अनुवाद जो है मैक्स मुलर ने, तो कठ और कैन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने जर्मन भाषा में किया था, ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया? ऑप्शन ए है हिंदी, ऑप्शन बी है जर्मन, ऑप्शन सी है संस्कृत और ऑप्शन डी है उर्दू। तो लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था? तो संस्कृत भाषा का अध्ययन किया था, ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 7 नंबर की, इंग्लिश किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए है संस्कृत, ऑप्शन बी है अंग्रेजी, ऑप्शन सी है लैटिन, ऑप्शन डी है ग्रीक। तो इंग्लिश किस भाषा का शब्द है? इंग्लिश किस भाषा का शब्द है? तो इंग्लिश जो है वह लैटिन भाषा का शब्द है, ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है वनस्पति विज्ञान से, ऑप्शन बी है भूविज्ञान से, ऑप्शन सी है पुरातत्व से और ऑप्शन डी है कि मनोविज्ञान से। तो जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? तो जनरल कनिंघम का संबंध पुरातत्व से है, ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 9 नंबर की, 172 दारिश नामक सोने के सिक्कों का घड़ा कहाँ मिला था? ऑप्शन ए है दिल्ली में, ऑप्शन बी है गांधीनगर में, ऑप्शन सी है वाराणसी में, ऑप्शन डी है श्रीनगर में। तो 172 दारिश नामक सोने के सिक्कों का घड़ा कहाँ पर मिला था? तो वाराणसी में मिला था, ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर, वाराणसी में मिला था। फिर अगला क्वेश्चन है 10 नंबर कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए बिहार में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में और ऑप्शन डी गुजरात में। तो नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो बिहार में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए है विवेकानंद, ऑप्शन बी है मैक्स मुलर, ऑप्शन सी है रविंद्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन डी है दयानंद सरस्वती। तो भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है? तो मैक्स मुलर है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार मैक्स मुलर है। फिर अगला क्वेश्चन है कि निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है वनस्पति विज्ञान से, ऑप्शन बी है प्राणी विज्ञान से, ऑप्शन सी है मानव विज्ञान से और ऑप्शन डी है अंतरिक्ष विज्ञान से। तो निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? तो प्राणी विज्ञान से है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर कि निर्वंश विद्या का संबंध प्राणी विज्ञान से है। फिर अगला क्वेश्चन है कि वारेन हेस्टिंग्स कौन था? ऑप्शन ए भारत का गवर्नर जनरल, ऑप्शन बी है फारस का राजा, ऑप्शन सी है महान दार्शनिक और ऑप्शन डी है प्रसिद्ध समाज सुधारक है। तो वारेन हेस्टिंग्स कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स एक भारत का गवर्नर जनरल था, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। वारेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल था। फिर अगला क्वेश्चन है 14 नंबर की, दारिश क्या है? दारिश क्या है? ऑप्शन ए है चांदी का प्राचीन कालीन सिक्का, ऑप्शन बी है सोने का प्राचीन कालीन सिक्का, ऑप्शन सी है एक देवता और ऑप्शन डी है एक धार्मिक ग्रंथ है। तो दारिश क्या है? तो दारिश जो है वह सोने की प्राचीन कालीन सिक्का है। दारिश जो है वह सोने की प्राचीन सिक्का है, ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 15 नंबर की, प्लेटो का संबंध किस देश से है? प्लेटो का संबंध किस देश से है? ऑप्शन ए है इटली, ऑप्शन बी है स्पेन, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है यूनान। तो प्लेटो का संबंध किस देश से है? तो यूनान से है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्लेटो का संबंध यूनान से है। फिर अगला क्वेश्चन है 16 नंबर की, शाहनामा का रचनाकाल क्या है? शाहनामा का रचनाकाल क्या है? ऑप्शन ए 7वीं से 8वीं सदी, ऑप्शन बी है 10वीं से 11वीं सदी, ऑप्शन सी है 4वीं से 5वीं सदी और ऑप्शन डी है 5वीं से 6वीं सदी। तो शाहनामा का रचनाकाल क्या है? तो शाहनामा का रचनाकाल 10वीं से 11वीं सदी है, ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 17 नंबर के, मुंडा किस देश की जाती है? ऑप्शन ए है मंगोल, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है मुल्तान और ऑप्शन डी है भारत है। तो मुंडा किस देश की जाती है? तो मुंडा भारत देश की जाती है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। मुंडा भारत देश की जाती है। फिर अगला क्वेश्चन है 18 नंबर की, संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? ऑप्शन ए है एग्निस, ऑप्शन बी है आग्निस, ऑप्शन सी है इंगिस और ऑप्शन डी है ओग्निस है। तो संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि इग्निस रूप में मिलता है, ऑप्शन नंबर सी इज है राइट आंसर। संस्कृत का अग्नि शब्द का लैटिन रूप इग्निस रूप में मिलता है। फिर अगला क्वेश्चन है
कि सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? ऑप्शन ए 1957, ऑप्शन बी है 1750 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1790 ईस्वी और ऑप्शन डी है कि 1783 ईस्वी। तो सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? तो सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा 1783 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है 20 नंबर कि भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त किया हुआ है? ऑप्शन ए भारत के वीरों के लिए, ऑप्शन बी यूरोप के वीरों के लिए, ऑप्शन सी युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। भारत से हम क्या सीखे इस पाठ में नए सिकंदर जो है वह युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए उपयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 21 नंबर कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, यह युक्ति किसकी है? विवेकानंद की, कि रामकृष्ण परमहंस की, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की, कि कालिदास की? तो 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। यह बात जो है यह युक्ति जो है कालिदास की है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? ऑप्शन ए है टी.एस. इलियट को, ऑप्शन बी है दयानंद सरस्वती को, ऑप्शन सी है मैक्स मुलर को और ऑप्शन डी है कि राजा राम मोहन राय को। तो स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? तो मैक्स मुलर को कहा है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती मैक्स मुलर को कहा है। फिर अगला क्वेश्चन है 23 नंबर कि मैक्स मुलर ने 1.5 वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 17 और ऑप्शन डी 18। तो मैक्स मुलर ने किस वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन किया था? तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 18 वर्ष की अवस्था में, 18 वर्ष की अवस्था में। फिर अगला क्वेश्चन है 24 नंबर कि पारसियों के धर्म का क्या नाम है? पारसियों के धर्म का क्या नाम है? ऑप्शन ए है बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी है जैन धर्म, ऑप्शन सी है वैदिक धर्म और ऑप्शन डी है कि जरथुष्ट्र धर्म है। तो पारसियों के धर्म का नाम क्या है? तो पारसियों के धर्म का नाम जरथुष्ट्र है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। पारसियों के धर्म का नाम जरथुष्ट्र है। फिर अगला क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 6 सितंबर 1823 ईस्वी, ऑप्शन बी है 6 अक्टूबर 1823 ईस्वी, ऑप्शन सी है 6 नवंबर 1823 ईस्वी और ऑप्शन डी है कि 6 दिसंबर 1823 ईस्वी। तो मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? तो मैक्स मुलर का जन्म 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। मैक्स मुलर का जन्म 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर का जन्म कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन ए है रत्ना पार्क नेपाल, ऑप्शन बी है डेसाउ जर्मनी, ऑप्शन सी है वाशिंगटन अमेरिका और ऑप्शन डी है दिल्ली और भारत है। तो मैक्स मुलर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो मैक्स मुलर का जन्म डेसाउ जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। मैक्स मुलर का जन्म डेसाउ जर्मनी में हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन है 27 नंबर के मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन ए विल्हेम मुलर, ऑप्शन बी है हेस्टिंग्स मुलर, ऑप्शन सी है जॉनसन मुलर और ऑप्शन डी है पीटर मुलर। तो मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? तो मैक्स मुलर के पिता का नाम विल्हेम मुलर था। मैक्स मुलर के पिता का नाम विल्हेम मुलर था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 28 नंबर नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए कुमारगुप्त, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है कनिष्क और ऑप्शन डी है अजातशत्रु। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इस नंबर क्वेश्चन है कि कौन प्राचीनतम भाषा है? ऑप्शन है हिंदी, ऑप्शन बी है मराठी, ऑप्शन सी है संस्कृत और ऑप्शन डी है उर्दू। तो कौन जो है वह प्राचीनतम भाषा है? तो संस्कृत जो है वह एक प्राचीनतम भाषा है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिर 30 नंबर क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई? मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन ए है 16 अक्टूबर 1901 ईस्वी को, ऑप्शन बी है 20 अक्टूबर 1901 ईस्वी को और ऑप्शन सी है कि 24 अक्टूबर 1900 ईस्वी को और ऑप्शन डी है 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को। तो मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी? तो मैक्स मुलर की मृत्यु 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? ऑप्शन ए है विधि शास्त्र, ऑप्शन बी है नीति कथा, ऑप्शन सी है भाषा विज्ञान और ऑप्शन डी है दैवत विज्ञान। तो किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? तो नीति कथा के अध्ययन क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, नीति कथा के अध्ययन क्षेत्र में। फिर अगला क्वेश्चन है फिर अगला क्वेश्चन है कि दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? ऑप्शन ए है हेकल को, ऑप्शन बी है हरकस को, ऑप्शन सी है वारेन हेस्टिंग्स को, ऑप्शन डी है विलियम जोन्स को। तो दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? तो वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि मेघदूत का जर्मन अनुवाद किसने किया? ऑप्शन ए है ईश्वर पेटलिकर ने, ऑप्शन बी है रूसो ने, ऑप्शन सी है मैक्स मुलर ने, ऑप्शन डी है सातकोड़ी होता ने। तो मेघदूत का जर्मन अनुवाद किसने किया है? तो मेघदूत का जर्मन अनुवाद मैक्स मुलर ने किया है। ऑप्शन नंबर सी
इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत से हम क्या सीखे, क्या है, निबंध है कि कहानी है कि भाषण है कि व्यक्ति चित्र है। तो भारत से हम क्या सीखे, यह कौन सी पाठ की विद्या है, तो यह एक भाषण है, ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। भारत से हम क्या सीखे, यह एक भाषण है। फिर अगला क्वेश्चन है 35 नंबर कि मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ पर हो सकते हैं। ऑप्शन ए है मुंबई में, ऑप्शन बी है दिल्ली में, ऑप्शन सी है ग्रामीण भारत में और ऑप्शन डी है कोलकाता में। तो मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन जो है वह ग्रामीण क्षेत्रों में हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 36 नंबर के प्लेटो और कांट कौन थे। प्लेटो और कांट क्या थे, महान वीर थे कि महान दार्शनिक थे कि महान नाविक थे कि महान सैनिक थे। तो प्लेटो और कांट जो है वह एक प्रकार का महान दार्शनिक थे, ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया। ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी है मैक्स मूलर ने, ऑप्शन सी है गुणाकर मूल्य ने, ऑप्शन डी है अमरकांत ने। तो 37 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद जो है वह मैक्स मूलर ने प्रकाशित करवाया था, ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि मैक्स मूलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया है। ऑप्शन ए है मालविकी गणमित्रम, ऑप्शन बी है अभिज्ञान शकुंतलम का, ऑप्शन सी है मेघदूत का, ऑप्शन डी है रघुवंशम का। तो मैक्स मूलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया है। तो 38 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेघदूत का। मेघदूत का जर्मन भाषा में अनुवाद किया है मैक्स मूलर ने कालिदास की पुस्तक को। फिर अगला क्वेश्चन अब है चैप्टर नंबर 4 नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसके हम लोग VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है। नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है। ऑप्शन ए है कामसूत्र में, ऑप्शन बी है मेघदूतम में, ऑप्शन सी है महाभाष्य में और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है। तो नाखून का इतिहास कामसूत्र में मिलता है, ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 2 नंबर के हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डिलीट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की। ऑप्शन ए है मगध विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी है लखनऊ विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी है काशी हिंदू विश्वविद्यालय। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डिलीट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। तो 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लखनऊ विश्वविद्यालय से। लखनऊ विश्वविद्यालय से, ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। कहानी में चंद्रकार, त्रिकोण, दंतुल, वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है। ऑप्शन ए है नख से, ऑप्शन बी है मुख से, ऑप्शन सी है नाक से और ऑप्शन डी है आंख से। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कहानी में चंद्रकार, त्रिकोण, दंतुल, वर्तुलाकार आकृतियों का जो संबंध है वह मानव के नख अंग से है, ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि अलक्तक का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए है तेल, ऑप्शन बी है आलता, ऑप्शन सी है हल्दी और ऑप्शन डी है साबुन। तो अलक्तक का अर्थ होता है आलता, अलक्तक का अर्थ होता है आलता, ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था। ऑप्शन ए है अशोक के फूल पर, ऑप्शन बी है आलोक पर्व पर, ऑप्शन सी है अनाम दास के पोथा पर, ऑप्शन डी है कल्पता पर। तो द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था। तो द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार आलोक पर्व पर मिला था, ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर, आलोक पर्व पर। फिर अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था। प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था। दांत के, नाखून के, पैर के, पत्थर के औजार। तो प्राचीन मानव के प्रमुख अस्त्र शस्त्र नाखून था, ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र नाखून था। फिर अगला क्वेश्चन है कि आर्यों के पास क्या था। लोहे का अस्त्र था कि घोड़े थे कि मिट्टी का घर था कि इनमें से सभी। तो आर्यों के पास क्या था। तो आर्यों के पास लोहे का अस्त्र भी था, घोड़े भी थे, मिट्टी का घर भी था, यानी इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 8 नंबर कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा है। तो ऐसा कालिदास ने कहा है, ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 9 नंबर की नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है। ऑप्शन ए बंदूक पर, ऑप्शन बी है लाठी पर, ऑप्शन सी एटम बम पर और ऑप्शन डी है कि लोहे के विभिन्न हथियार पर। तो नखधर मनुष्य जो है वो आज किस पर भरोसा कर रहा है। तो एटम बम पर, ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति से देखता है। यह तथ्य किसका है। ऑप्शन ए महावीर स्वामी का, ऑप्शन बी है गौतम बुद्ध का, ऑप्शन सी है कालिदास का और ऑप्शन डी है वात्स्यायन का। तो 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि गौतम बुद्ध का है। गौतम बुद्ध का यह तथ्य है, ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है। ऑप्शन ए गुलाब राय, ऑप्शन बी है शांति प्रिय द्विवेदी, ऑप्शन सी है प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन डी है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर।
फिर अगला क्वेश्चन है नंबर 12 के आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्य की किस विद्या में लेखन नहीं है? तो कहानी में लेखन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है? कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है? ऑप्शन ए अशोक के फूल, ऑप्शन बी है माटी की मूर्ति, ऑप्शन सी है वर्ण भट्ट की आत्मकथा और ऑप्शन डी है कि हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है? तो माटी की मूर्ति जो है वह रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 14 नंबर कि द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? नाखून को, चोर को, डाकू को, बदमाश को। तो द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी नाखून को कहा है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 15 नंबर के कामसूत्र किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की, कि पतंजलि की, कि वात्स्यायन की, कि रामानुजाचार्य की। तो कामसूत्र वात्स्यायन की रचना है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कामसूत्र वात्स्यायन की रचना है। फिर अगला क्वेश्चन है 16 नंबर कि सिकतक का अर्थ क्या होता है? सिकतक का अर्थ क्या होता है? तो सिकतक का अर्थ मोम होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है महाभारत क्या है? उपन्यास, कहानी, शास्त्र, पुराण। तो महाभारत जो है वह एक प्रकार का पुराण है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। महाभारत पुराण है। फिर अगला क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन है? ऑप्शन ए नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन बी है बहादुर, ऑप्शन सी है अभिमन्यु, ऑप्शन डी है मछली। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 19 नंबर की ललित निबंध कौन है? ललित निबंध कौन है? ऑप्शन ए है मछली, ऑप्शन बी है नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन सी है बहादुर, ऑप्शन डी है नौबत खाने में इबादत है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं यह एक ललित निबंध है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 20 नंबर कि पुराने कामों सब समय वांछनीय ही नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है? ऑप्शन ए मैक्स मुलर, ऑप्शन बी है रामविलास शर्मा, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और ऑप्शन डी है अशोक वाजपेयी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग कैसे नाखून रखते थे? ऑप्शन ए छोटे बड़े, ऑप्शन बी है बड़े बड़े, ऑप्शन सी है मध्यम साइज और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग जो थे वो अपने नाखून छोटे छोटे रखते थे। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 22 नंबर की दधीची की हड्डी से क्या बना था? दधीची की हड्डी से इंद्र का वज्र बना था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 1905 ईस्वी, ऑप्शन बी 1907 ईस्वी, ऑप्शन सी 1909 ईस्वी और ऑप्शन डी 1911 ईस्वी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 26 नंबर की कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है? शेर, बंदरिया, भालू, हाथी। तो कौन जो है वह मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है? तो बंदरिया जो है वह मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि देवताओं का राजा किन्हें संबोधित किया जाता है? तो इंद्र को देवताओं का राजा से संबोधित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिर एक नख किसका प्रतीक है, यानी नाखून जो है वह किसका प्रतीक है? तो मनुष्य। क्वेश्चन नंबर 28 है कि नख यानी नाखून किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए है मानवता का, ऑप्शन बी है पशुता का, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो नख किसका प्रतीक है? तो नख जो है वह पशुता का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 29 नंबर कि पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी है मैक्स मुलर, ऑप्शन सी है सुमित्रा नंदन पंत और ऑप्शन डी है नलिन विलोचन शर्मा। तो 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, तो 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पृथ्वीराज रासो जो है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की संपादन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की संपादन है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 एक हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए है 1953 ईस्वी, ऑप्शन बी 1957 ईस्वी, ऑप्शन सी 1959 ईस्वी और ऑप्शन डी 1961 ईस्वी। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को पद्म विभूषण से 1957 में सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 31 नंबर की अशोक के फूल किसकी रचना है? अशोक के फूल किनकी रचना है? दिनकर जी की, सुमित्रा नंदन पंत की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, उड़ाकड़ मूल की। तो अशोक के फूल जो है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 32 नंबर के लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवन प्रतीक है? तो पांचवी वृत्ति के ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ पर हुई थी? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की मृत्यु कब और कहाँ पर हुई थी? तो 1979 में दिल्ली में हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु 1979 में दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 34 नंबर की शाहजाद वृत्तियां किसे कहते हैं? तो शाहजाद वृत्तियां अनजान स्मृतियों को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। शाहजाद वृत्तियां अनजान स्मृतियों को कहा जाता है।
फिर अगला क्वेश्चन है कि द्विवेदी जी से किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? ऑप्शन ए है लड़के ने, ऑप्शन बी है लड़की ने, ऑप्शन सी है पत्नी ने, ऑप्शन डी है नौकर ने। तो 35 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लड़की ने। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो लड़की ने पूछा था। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। और फिर 36 नंबर क्वेश्चन है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है? ऑप्शन ए है प्रेम को, ऑप्शन बी है क्रोध को, ऑप्शन सी है भय को और ऑप्शन डी है घृणा को। तो 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज प्रेम को माना है। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 37 नंबर के किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? ऑप्शन ए है अंग देश, ऑप्शन बी है गांधार देश, ऑप्शन सी है कैकय देश, ऑप्शन डी है गौड़ देश के। तो किस देश के लोग सबसे बड़े बड़े नाखून रखना पसंद करते हैं? तो गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नाखून रखना पसंद करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि पुराने कामों सब समय वांछनीय ही नहीं होता है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं? ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी है यतीन्द्र मिश्र, ऑप्शन सी है अमरकांत और ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो 39 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। यानी अनाम दास का पोथा उपन्यास जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी के लेखक की कृति है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 नागरी लिपि, जिसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि गुणाकर मूल्य ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की? ऑप्शन ए है मराठी भाषा, ऑप्शन बी है पंजाबी भाषा, ऑप्शन सी है बांग्ला भाषा और ऑप्शन डी है अंग्रेजी भाषा। तो गुणाकर मूल्य ने मिडिल स्तर की पढ़ाई मराठी भाषा में किया था। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 2 नंबर के मूल्य ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की थी? दिल्ली में कि जौनपुर में कि वर्धा में कि इलाहाबाद में? तो मूल्य ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ से की थी? तो वर्धा से की थी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। गुणाकर मूल्य ने हिंदी और अंग्रेजी की पढ़ाई वर्धा से किया था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 3 नंबर की नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी लिपि कि खरोष्ठ लिपि कि ब्राह्मणी लिपि कि देवनागरी लिपि? तो नेपाली भाषा जो है वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, यह जो अक्षर है इसका संबंध वर्तमान में किस भाषा से है? नेपाली से कि मराठी से कि तमिल से कि बांग्ला से? तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मराठी से। ऑप्शन नंबर बी मराठी से राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 5 नंबर की बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की क्या है? पुत्री, बहन, भगनी, बहू? तो बांग्ला लिपि जो है प्राचीन नागरी लिपि की बहन है। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 6 नंबर की केरल के शासकों द्वारा सिक्कों पर वीर केरला से शब्द किस लिपि में लिखी गई थी? ऑप्शन ए है नागरी लिपि, ऑप्शन बी है ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन सी है नंदी नागरी लिपि और ऑप्शन डी है गुरुमुखी लिपि। तो केरल के शासकों द्वारा सिक्कों पर वीर केरला से शब्द किस लिपि में लिखी गई थी? तो नागरी लिपि में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, नागरी लिपि में। फिर अगला क्वेश्चन है 7 नंबर कि पहले पहल किन राजाओं के लेखों की लिपि को ही नंदी नागरी का नाम दिया गया था? ऑप्शन ए देवनागरी के राजाओं को। क्वेश्चन नंबर 7 है कि पहले पल किन राजाओं के लेखों की लिपि को नंदी नागरी का नाम दिया गया था? ऑप्शन ए है देवगिरी के राजाओं को, ऑप्शन बी है विजयनगर के राजाओं को, ऑप्शन सी है राष्ट्रकूट के राजाओं को और ऑप्शन डी है चोल राजाओं को। तो पहले पल किन राजाओं के लेखों को लिपि को ही नंदी नागरी का नाम दिया गया था? तो विजयनगर के राजाओं को। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि टकसाल का संबंध किससे है? सिक्कों से कि अभिलेखों से कि लिपि से कि अनाज के ढेरों से? तो टकसाल का संबंध किससे है? तो टकसाल का संबंध सिक्कों से है। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि श्रवण बेलगोला स्थान का संबंध किससे है? जैन धर्म से कि बौद्ध धर्म से कि सिख धर्म से कि वैष्णव धर्म से? तो श्रवण बेलगोला स्थान का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। श्रवण बेलगोला स्थान का संबंध जैन धर्म से है। फिर अगला क्वेश्चन है 10 नंबर कि किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और नागरी लिपि में रामसिंह शब्द अंकित करवाए थे? ऑप्शन ए शेरशाह सूरी, ऑप्शन बी हरिहर, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और नागरी लिपि की रामसिंह शब्द अंकित करवाए थे? तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अकबर ने। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 11 नंबर की नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? ऑप्शन ए गुणाकर मूल्य, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, ऑप्शन डी है बाबूराम सक्सेना। तो नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो गुणाकर मूल्य जी है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फिर 12 नंबर क्वेश्चन है कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? ऑप्शन ए है अक्षरों की कहानी से, ऑप्शन बी है भारतीय लिपियों की कहानी से, ऑप्शन सी है अक्षर कथा से और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारतीय लिपियों की कहानी से। यानी नागरी लिपि शीर्षक पाठ जो है वह भारतीय कहानियों की कहानी से
पुस्तक से लिया गया है? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? ऑप्शन ए ब्राह्मी, ऑप्शन बी है नंदी नागरी, ऑप्शन सी है देवनागरी, ऑप्शन डी है मराठी लिपि। तो मराठी भाषा की लिपि कौन है? मराठी भाषा की लिपि कौन है? तो मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि सिद्धम क्या है? सिद्धम क्या है? ऑप्शन ए है मंत्र, ऑप्शन बी है सिद्ध योगी, ऑप्शन सी है साधु, और ऑप्शन डी है कि एक ही प्रकार की लिपि। तो सिद्धम क्या है? तो सिद्धम जो है वह एक ही प्रकार की लिपि है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 15 नंबर पे, किसे किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन ए है प्रयाग, ऑप्शन बी है काशी, ऑप्शन सी है मथुरा, ऑप्शन डी है उज्जैन। तो किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? तो काशी को देवनागरी की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। काशी को देवनागरी की संज्ञा दी गई है। फिर अगला क्वेश्चन है 16 नंबर की, मालवा में नगर नागर लिपि का इस्तेमाल, मालवा में नागर। फिर क्वेश्चन नंबर 16 कि मालवा में नगर नागर लिपि का इस्तेमाल होता है, ऐसा किसने कहा? अल्बेरुनी ने, कि इब्न तुता ने, कि मार्को पोलो ने, कि देवराय प्रथम ने, कि देवराय प्रथम ने, कि मालवा में नगर नागर लिपि का इस्तेमाल होता है, ऐसा किसने किया था? तो 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्बेरुनी ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर के, अमोघ वर्ष कौन था? एक विद्वान, प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा, एक कवि, कि राजवैद्य। तो अमोघ वर्ष कौन था? तो अमोघ वर्ष जो है वह प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? ऑप्शन ए प्राकृत, ऑप्शन बी है अपभ्रंश, ऑप्शन सी है संस्कृत, ऑप्शन डी है हिंदी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति जो है वह संस्कृत भाषा में है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि बेतमा कहाँ पर है? बेतमा कहाँ है? ऑप्शन ए है इंदौर के पास, ऑप्शन बी है इलाहाबाद के पास, ऑप्शन सी है पुणे के पास, और ऑप्शन डी है पटना के पास। तो बेतमा कहाँ पर है? तो बेतमा जो है वह इंदौर के पास है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बेतमा इंदौर के पास है। फिर अगला क्वेश्चन है 20 नंबर की, ईसा की 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को क्या कहा है? ऑप्शन ए है नंदी नागरी, ऑप्शन बी है देवनागरी, ऑप्शन सी है गुजराती, और ऑप्शन डी है ब्राह्मी। तो ईसा की 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को क्या कहा है? तो 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नंदी नागरी कहा है। यानी ईसा की 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को नंदी नागरी कहा है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस नंदी लिखी जाती है किस लिपि में? देवनागरी में, कि खरोष्टी में, कि गुजराती में, कि ब्राह्मी लिपि में? तो हिंदी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन है 22 नंबर के, विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन ए ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन बी है सिद्धम लिपि, ऑप्शन सी है नंदी नागरी लिपि, और ऑप्शन डी है नागरी लिपि। तो विजयनगर के राजाओं के लेखों को लिपि को क्या नाम दिया गया है? तो 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नंदी नागरी लिपि नाम दिया गया है। नंदी नागरी लिपि, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है 23 नंबर की, नागरी लिपि कब एक सर्वदेशिक लिपि थी? ऑप्शन ए 15वीं सदी में, ऑप्शन बी ईसा पूर्व काल में, ऑप्शन सी 18वीं से 11वीं सदी में, और ऑप्शन डी है कभी नहीं। तो नागरी लिपि कब एक सर्वदेशिक लिपि थी? तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि 8वीं से 11वीं सदी में, 8वीं से 11वीं सदी में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 24 नंबर की, पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? नंदी नागरी, कोंकणी, ब्राह्मी, सिद्धम। तो पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? तो पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि सिद्धम कहलाती थी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 25 नंबर के, गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? 1935 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में, 1937 ईस्वी में, 1938 ईस्वी में। तो गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? तो गुणाकर मूल्य का जन्म 1935 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ पर हुआ था? केरल में, कि तमिलनाडु में, कि महाराष्ट्र में, कि उत्तर प्रदेश में? तो गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो गुणाकर मूल्य का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर की, इन्होंने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है? ऑप्शन ए संस्कृति, ऑप्शन बी है अक्षर कथा, ऑप्शन सी है प्राचीन भारत का इतिहास, और ऑप्शन डी है कि पुरानी शास्त्र है। तो 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि अक्षर कथा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा? ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी है कुसुमपुर, ऑप्शन सी है विशालपुर, और ऑप्शन डी है देवनगर। तो गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा? तो गुप्तों की राजधानी को देवनगर कहा जाता होगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 29 नंबर के, गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे थे? ऑप्शन ए 1500 से अधिक, ऑप्शन बी है 2500 से अधिक, ऑप्शन सी है 3500 से अधिक, ऑप्शन डी है 4500 से अधिक। तो गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे थे? तो गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर 2500 से अधिक निबंध लिखे थे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 30 नंबर
कि भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? ऑप्शन ए गुणाकर मूले, ऑप्शन बी है नलिन बिलोचन शर्मा, ऑप्शन सी है महादेवी वर्मा और ऑप्शन डी है सुमित्रा नंदन पंत। तो भारतीय लिपियों की कहानी किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो भारतीय लिपियों की जो कहानी है और गुणाकर मूले की रचना है। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि इस्लामी शासक का आरंभ काल क्या है? इस्लामी शासक का आरंभ काल क्या है? ऑप्शन ए 12वीं सदी से, ऑप्शन बी है 13वीं सदी से, ऑप्शन सी है 14वीं सदी से और ऑप्शन डी है 15वीं सदी से। तो इस्लामी शासक का आरंभ काल क्या है? तो इस्लामी शासक का आरंभ काल 12वीं सदी से है। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। इस्लामी शासक का आरंभिक काल 12वीं सदी से है। फिर अगला क्वेश्चन है 32 नंबर के गुणाकर मूले की मृत्यु कब हुई थी? 1995 ईस्वी में, 1999 ईस्वी में, 2005 ईस्वी में, 2009 ईस्वी में। तो गुणाकर मूले की मृत्यु कब हुई थी? तो गुणाकर मूले की मृत्यु 2009 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 33 नंबर की नागरी लिपि के आरंभिक लेख है। नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? ऑप्शन ए पूर्वी भारत, ऑप्शन बी है पश्चिमी भारत, ऑप्शन सी है दक्षिणी भारत और ऑप्शन डी है उत्तरी भारत है। तो नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? तो नागरी लिपि के आरंभिक लेख दक्षिणी भारत से मिलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। यानी नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें दक्षिणी भारत से मिलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 34 नंबर की बेतमा दान पत्र का समय क्या है? 1020 ईस्वी की, 1021 ईस्वी की, 1022 ईस्वी की, 1023 ईस्वी। तो बेतमा दान पत्र का समय काल क्या है? तो बेतमा दान पत्र का समय काल 1020 ईस्वी है। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है 35 नंबर के उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? ऑप्शन है 8वीं सदी, ऑप्शन बी है 6ठी सदी, ऑप्शन सी है 9वीं सदी और ऑप्शन डी है 4थी सदी। तो उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? तो उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख 8वीं सदी से मिलने लगते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है कि निबंध के लेख कौन है? निबंध के लेख कौन है? ये क्वेश्चन आधा अधूरा है इसलिए इसको छोड़ देते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषाएं कहाँ की है? उत्तर भारत की, कि पश्चिम भारत की, कि पूर्वी भारत की, कि दक्षिण भारत की? तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषाएं जो है दक्षिण भारत की है। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि रामायण की रचना किस भाषा में है? ऑप्शन ए है संस्कृत, ऑप्शन बी है हिंदी, ऑप्शन सी है उर्दू, ऑप्शन डी अंग्रेजी। तो रामायण की रचना किस भाषा की है? तो रामायण की रचना जो है संस्कृत भाषा की है। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 39 नंबर की नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? ऑप्शन ए है साक्षात्कार, ऑप्शन बी है निबंध, ऑप्शन सी है भाषण, ऑप्शन डी है कहानी। तो नागरी लिपि जो है, नागरी लिपि एक प्रकार का निबंध है। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। नागरी लिपि एक प्रकार का निबंध है। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 40 नंबर की दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है देवनागरी, ऑप्शन बी है ब्रह्मनागरी, ऑप्शन सी है नंदी नागरी और ऑप्शन डी है विजय नागरी। तो दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है? तो दक्षिण भारत की नागरी लिपि नंदी नागरी लिपि कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर कि दक्षिण भारत की नागरी लिपि नंदी नागरी लिपि कहलाती है। फिर 41 नंबर क्वेश्चन है कि 10वीं-11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया है? ऑप्शन ए है अकबरनामा, ऑप्शन बी है शाहनामा, ऑप्शन सी है पद्मावत और ऑप्शन डी है रामचरितमानस। तो 41 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 10वीं-11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया है? तो पद्मावत ने। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, पद्मावत ने। फिर अगला क्वेश्चन है 42 नंबर कि दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है? ऑप्शन ए है तमिल, ऑप्शन बी है तेलुगु, ऑप्शन सी है मराठी, ऑप्शन डी है कन्नड़। तो दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है? तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तमिल भाषा। तमिल भाषा सबसे अधिक प्राचीन है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 43 नंबर की सरहपात की कृति कौन है? दोहा कोश, पृथ्वीराज रासो, मृच्छकटिकम कि मेघदूतम। तो सरहपात की कौन सी कृति है? तो सरहपात की कृति दोहा कोश है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर की दोहा कोश सरहपात की कृति है। फिर अगला क्वेश्चन है 44 नंबर की दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश किसकी रचना है? सरहपात की, खान की, जीवनानंद दास की, गुरु नानक की। तो दोहा कोश किसकी रचना है? तो सरहपात की है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, दोहा कोश सरहपात की रचना है। फिर अगला क्वेश्चन है 45 नंबर की हिंदी के आदि कवि कौन है? हिंदी के आदि कवि कौन है? तो हिंदी के आदि कवि सरहपाद है। हिंदी के आदि कवि सरहपाद है। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? तो गुणाकर मूले की रचना है। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 47 नंबर की नेवारी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? नेवारी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। अब अगला चैप्टर है 6 नंबर बहादुर, जिसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो बहादुर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहला है कि अमरकांत जी ने स्वतंत्रता संग्राम में कब भाग लिया था? ऑप्शन ए 1943 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1941 ईस्वी, ऑप्शन सी 1942 ईस्वी और ऑप्शन डी 1939 ईस्वी। तो अमरकांत जी ने स्वतंत्रता संग्राम में कब भाग लिया था? तो 1942 ईस्वी में। 1942 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर।
फिर अगला क्वेश्चन है 2 नंबर की मौत की नगर किसकी रचना है? ऑप्शन ए है अमरकांत जी का, ऑप्शन बी है रामचंद्र शुक्ल का, ऑप्शन सी है बापू राम सक्सेना का और ऑप्शन डी है गुड़ाकर मूले का। तो मौत का नगर किनकी रचना है? तो मौत का नगर अमरकांत जी की रचना है। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि बीच की दीवार किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल का, कि अमरकांत जी का, कि बाबूराम सक्सेना का, कि गुड़ाकर मूले का। तो बीच की दीवार किनकी रचना है? तो अमरकांत जी का है। बीच का दीवार किनकी रचना है? अमरकांत जी का। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 4 नंबर की 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ होता है भाग जाना। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा? तो माँ के डर से लड़का रात भर जंगलों में छिपा रहा। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 6 नंबर के लड़के ने हंडिया से कितने रुपए निकाले थे? लड़के ने हंडिया से कितने रुपए निकाले थे? तो लड़के ने हंडिया से 2 रुपए निकाले थे। लड़के ने हंडिया से 2 रुपए निकाले थे। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है किस मोहल्ले में बहुत डैश लोग रहते हैं? तुच्छ लोग रहते हैं, कि धनी लोग रहते हैं, कि गरीब लोग रहते हैं, कि विश्वासी लोग रहते हैं? तो इस मोहल्ले में कैसे लोग रहते हैं? तो इस मोहल्ले में तुच्छ लोग रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 8 नंबर की बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है ऐसा किसने पूछा है? निर्मला ने, कि किशोर ने, कि लेखक ने, कि इनमें से कोई नहीं। तो बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है ऐसा कौन पूछता है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निर्मला पूछती है बहादुर से कि बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है। फिर अगला क्वेश्चन है 9 नंबर की बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? ऑप्शन ए है अमरकांत, ऑप्शन बी है राजेंद्र यादव, ऑप्शन सी है कमलेश्वर, ऑप्शन डी है ज्ञान रंजन। तो बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार अमरकांत जी है। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर की बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार अमरकांत जी है। फिर अगला क्वेश्चन है 10 नंबर की जिंदगी और जो किसकी रचना है? जिंदगी और जो के किसकी रचना है? ऑप्शन ए है प्रेमचंद्र, ऑप्शन बी है सुदर्शन, ऑप्शन सी है महिप सिंह, ऑप्शन डी है अमरकांत है। तो जिंदगी और जो किनकी रचना है? तो अमरकांत जी की रचना है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर की जिंदगी और जो अमरकांत जी की रचना है। फिर अगला क्वेश्चन है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि निर्मला कौन थी? निर्मला कौन थी? ऑप्शन ए है कहानीकार की नौकरानी, ऑप्शन बी है कहानीकार की बहन, ऑप्शन सी है कहानीकार की पत्नी और ऑप्शन डी है कहानीकार की मौसी। तो निर्मला कौन थी? तो निर्मला जो है वो कहानीकार की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 14 नंबर के बहादुर कहाँ से भागकर आया था? बहादुर कहाँ से भागकर आया था? ऑप्शन ए है पूना से, ऑप्शन बी है नेपाल इंदौर से, ऑप्शन सी है पटना से और ऑप्शन डी है नेपाल से। तो बहादुर कहाँ से भागकर आया था? तो बहादुर नेपाल से भागकर आया था। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 14 नंबर कि कहानीकार के लड़के का नाम क्या था? किसलय, कासु, केसु, किशोर। कहानीकार के लड़के का नाम क्या था? तो कहानीकार के लड़के का नाम किशोर था। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। कहानीकार के लड़के का नाम किशोर था। फिर अगला क्वेश्चन है रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? ऑप्शन ए है 11 रुपये, ऑप्शन बी है 50 रुपये, ऑप्शन सी है 20 रुपये, ऑप्शन डी है 100 रुपये। तो रिश्तेदार के पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? तो 11 रुपये खो गए थे। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 16 नंबर के रुपए खोने के प्रपंच किसने रचा था? कहानीकार के मित्र ने, कहानीकार के भाई ने, कहानीकार के रिश्तेदार ने, कहानीकार के साले ने। तो रुपए खोने का प्रपंच किसने रचा था? तो कहानीकार के रिश्तेदार ने रचा था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 17 नंबर की बहादुर कौन था? बहादुर कौन था? ऑप्शन ए है कहानीकार का चपरासी, ऑप्शन बी है पहरेदार, ऑप्शन सी है नौकर, ऑप्शन डी है फौजी। तो बहादुर जो है वह एक नौकर था। बहादुर एक नौकर था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। फिर है कि बहादुर कैसी कहानी है? बहादुर कैसी कहानी है? तो बहादुर जो है वह एक सामाजिक कहानी है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिर है 19 नंबर क्वेश्चन कि बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? तो माँ की मार के कारण भाग गया था बहादुर अपने घर। फिर अगला क्वेश्चन है कि बहादुर बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत जी का जन्म कब हुआ है? बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत जी का जन्म कब हुआ था? 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1925 ईस्वी में अमरकांत जी का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फिर एक अमरकांत जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन ए है बलिया उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है छपरा बिहार, ऑप्शन सी है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है कि खगड़िया बिहार। तो अमरकांत जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो अमरकांत जी का जन्म बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि मौत का नगर किस लेखक की कहानी है? ऑप्शन ए है अनामिका, ऑप्शन बी है महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी है रामविलास शर्मा और ऑप्शन डी है अमरकांत है। तो मौत का नगर किस लेखक की कहानी है? तो मौत का नगर जो है वो अमरकांत जी की कहानी है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। मौत का नगर अमरकांत जी का कहानी है। फिर अगला क्वेश्चन है 23 नंबर कि अमरकांत को किस कहानी के लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया? अमरकांत को किस कहानी के लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया? ऑप्शन ए है मौत का नगर, ऑप्शन बी है ग्राम सेविका, ऑप्शन सी है डिप्टी कलेक्टरी, ऑप्शन डी है जिंदगी और जोक है। तो 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अमरकांत जी को डिप्टी कलेक्टरी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 24 नंबर की इन्हें किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? ऑप्शन ए पद्म भूषण, ऑप्शन बी है साहित्य अकादमी पुरस्कार, ऑप्शन सी है भारत रत्न, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से
सम्मानित किया गया था? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी? रुमाल, हाथ, आंचल, इनमें से कोई नहीं। तो निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी? तो निर्मला जो है वो अपने आंखों पर आंचल रखकर रोने लगी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि बहादुर दिल बहादुर कहाँ का रहने वाला था? यानी बहादुर है जिसका नाम दिल बहादुर था, वह कहाँ का रहने वाला था? तो बहादुर जो है वह नेपाल का रहने वाला था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 27 नंबर कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए थे? तो पैसे चुराने का आरोप लगाए थे। पैसे चुराने का आरोप लगाए थे। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 28 नंबर की बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था? बहादुर जो है वह लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था? तो बाबूजी कहकर संबोधित करता था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 29 नंबर कि बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखना चाहता था? ऑप्शन ए है देवी के रूप में, ऑप्शन बी है बहन के रूप में, ऑप्शन सी है भाभी के रूप में, ऑप्शन डी है माँ के रूप में। तो बहादुर जो है वह लेखक की पत्नी निर्मला को माँ के रूप में देखना चाहता था। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, माँ के रूप में देखना चाहता था। फिर अगला क्वेश्चन है 30 नंबर की जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना? यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई? ऑप्शन ए है किशोर, ऑप्शन बी है निर्मला, ऑप्शन सी है बहादुर, ऑप्शन डी है लेखक। तो जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना? यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई थी? तो बहादुर के मन में उत्पन्न हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, क्वेश्चन नंबर 31 है कि बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया था? ऑप्शन ए है दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण, ऑप्शन बी है माँ की याद आने के कारण, ऑप्शन सी है स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में परिवर्तन के कारण, कि ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो बहादुर जो लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया था? तो स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में परिवर्तन के कारण बहादुर छोड़कर भाग गया था लेखक का घर। फिर अगला क्वेश्चन है 32 नंबर की बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था? तो 11 रुपए चोरी का इल्जाम लगा था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि बहादुर से मार खाकर भागी भागी भैंस किसके पास चली गई थी? बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली गई थी? ऑप्शन ए है बहन के पास, ऑप्शन बी है माँ के पास, ऑप्शन सी है नानी के पास, ऑप्शन डी है चाची के पास। तो बहादुर के मार से भैंस जो है भागी भागी माँ के पास चली गई थी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? तो युद्ध में मारा गया था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है? ईदगाह, ठोस, मछली की बहादुर? तो अमरकांत द्वारा लिखित कहानी का नाम क्या है? तो बहादुर है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि जिंदगी और जोक किस लेखक की रचना है? जिंदगी और जोक किस लेखक की रचना है? भीमराव अम्बेडकर, गोड़ाकर मुले, अशोक वाजपेयी, अमरकांत है। तो जिंदगी और जोक जो है वह अमरकांत जी की रचना है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि बहादुर को लेकर कौन आया था? बहादुर को लेकर कौन आया था? तो बहादुर को लेकर लेखक का साला आया था। बहादुर को लेकर लेखक का साला आया था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 38 नंबर कि लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो लेखक अमरकांत ने बलिया हाई स्कूल से शिक्षा प्राप्त की थी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? तो 39 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेखक का पुत्र था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला चैप्टर है 7 नंबर जिसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो चैप्टर नंबर 7 है कि परंपरा का मूल्यांकन, जिसका पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि वह विचारधारा जो चेतना या भाव को मूल पदार्थ मानती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मार्क्सवाद, की निर्विवाद, की समाजवाद, की भौतिकवाद? तो पहला नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भौतिकवाद कहते हैं। भौतिकवाद कहते हैं यानी वह विचारधारा जो चेतना या भाव को मूल पदार्थ मानते हैं उसे हम लोग भौतिकवाद कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है दूसरा कि सारे यूरोप के लोग किस सभ्यता से प्रभावित थे? सारे यूरोप के लोग किस सभ्यता से प्रभावित थे? तो एथेंस की सभ्यता से। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 3 नंबर की शेली और बायरन कहाँ के थे? तो यूनान के थे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि जरशाही शासन का संबंध था मिस्र से, कि रूस से, कि इटली से, कि इजराइल से? तो जरशाही शासन का संबंध किस देश से था? तो जरशाही शासन का संबंध रूस से था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि रूस की क्रांति कब हुई थी? तो रूस की क्रांति 1917 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि व्यास जी और वाल्मीकि जी की रचना क्रमशः कौन कौन है? गीता रामायण, उपनिषद, महाभारत की रामायण, महाभारत की महाभारत रामायण? तो 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी महाभारत और रामायण। यानी व्यास जी ने महाभारत की रचना की है और वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन है कि परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है? परंपरा परंपरा का मूल्यांकन किनकी पुस्तक है? तो परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा जी की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि प्रगतिशील आलोचक का विकास होता है कहाँ? धर्म के ज्ञान से, कि साहित्य की परंपरा के ज्ञान से, कि कला के ज्ञान से, कि इतिहास के ज्ञान से? तो प्रगतिशील आलोचना का विकास किससे होता है? तो प्रगतिशील आलोचना का जो विकास है साहित्य की परंपरा ज्ञान से होता है। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता है? धर्म युद्ध, कि कर्म युद्ध, कि वर्ग युद्ध, कि द्वंद्व युद्ध? तो सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता है? तो सभ्यता का हर स्तर वर्ग युद्ध नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 10 नंबर कि साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? पराधीन, जड़, परतंत्र, स्वाधीन? तो साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? तो स्वाधीन होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। साहित्य सापेक्ष रूप में स्वाधीन होता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि एथेंस किस महादेश में है? यूरोप, एशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया? एथेंस किस महादेश में है? तो एथेंस जो है वह यूरोप महादेश में है। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि बायरन किस भाषा के कवि है? बायरन किस भाषा के कवि है? तो बायरन जो है वह अंग्रेजी भाषा के कवि है। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 13 नंबर कि निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? तो रामविलास शर्मा की कृति है। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है कि परंपरा का मूल्यांकन निबंध किस पुस्तक से संकलित है? परंपरा का मूल्यांकन जो निबंध है वह किस पुस्तक से संकलित है? तो 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परंपरा का मूल्यांकन से। परंपरा के मूल्यांकन से ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, क्वेश्चन नंबर 15 कट गया है तो इसको छोड़ देते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, राफाल लियोनार्दो दा विंची और एंजेलो किसकी देन है? इंग्लैंड की, फ्रांस की, इटली की, यूनान की? तो 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इटली की। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि शेक्सपियर कौन थे? नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार, कि निबंधकार? तो शेक्सपियर कौन थे? तो शेक्सपियर जो है वह नाटककार थे। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित की गई है? निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित की गई है? तो निराला की साहित्य साधना 3 खंडों में रचित की गई है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि इस कहानी के लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? इस कहानी के लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रामविलास शर्मा का जन्म 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि इस कहानी के लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? यानी रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उचगांव सानी में, यानी रामविलास शर्मा का जन्म उचगांव सानी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिर 21 नंबर क्वेश्चन की प्रेमचंद्र और उनका युग किनकी रचना है? प्रेमचंद्र और उनका युग किनकी रचना है? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचना है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता है? सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता है? तो वर्ग युद्ध नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 23 नंबर के, साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होती है? साहित्य जो है सापेक्ष रूप में क्या होती है? तो स्वाधीन होती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि लैटिन कवि कौन है? लैटिन कवि कौन है? वर्जिल, बायरन, शेक्सपियर, रेनर माली या रिल्के? तो लैटिन कवि कौन है? तो लैटिन कवि वर्जिल है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। लैटिन कवि वर्जिल है। फिर अगला क्वेश्चन है कि तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है? तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी तार सप्तक में 7 कवियों की कविताएं संग्रहित है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। फिर एक अज्ञेय तार सप्तक कब संपादित किया? अज्ञेय ने तार सप्तक कब संपादित किया? तो 1943 ईस्वी में। 1943 ईस्वी में अज्ञेय ने तार सप्तक प्रकाशित किया था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 27 नंबर की, रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए प्रेमचंद्र और उनका युग, ऑप्शन बी है नई कविता और अस्तित्ववाद, ऑप्शन सी है निराला और साहित्य साधना, ऑप्शन डी है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी प्राप्त हुआ है? तो निराला और साहित्य साधना के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, निराला और साहित्य साधना के लिए। तो अगला क्वेश्चन है 28 नंबर के, आदिम शब्द का अर्थ क्या होता है? आदिम शब्द का अर्थ क्या होता है? तो आदिम शब्द का अर्थ अति प्राचीन होता है, अति प्राचीन होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फिर है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा की है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर रामविलास शर्मा की मृत्यु कब और कहाँ पर हुई थी? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा की मृत्यु 2000 में दिल्ली में हुआ था। डॉक्टर रामविलास शर्मा की मृत्यु 2000 दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? साहित्य की परंपरा का पुनर्जन्म किस व्यवस्था में संभव है? तो समाजवादी व्यवस्था में संभव है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर।
तो अगला क्वेश्चन है 32 नंबर की परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है? तो जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करी है उनके लिए आवश्यक है। तो अगला क्वेश्चन है 33 नंबर कि भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? सामंतवादी व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था कि इनमें से कोई नहीं? तो 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास का जो संभव है वह समाजवादी व्यवस्था में संभव है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है 34 नंबर की लेखक रामविलास शर्मा के गांव का नाम क्या था? तो उचगांव सानी था, उचगांव सानी था उनके गांव का नाम। तो अगला क्वेश्चन है 35 नंबर की भौतिकवाद का अर्थ है भाग्यवाद नहीं किस निबंध की पक्ति है? ऑप्शन ए है नागरिक लिपि, ऑप्शन बी है परंपरा का मूल्यांकन, ऑप्शन सी है श्रम विभाजन और जाति प्रथा और ऑप्शन डी है नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवान नहीं या किस निबंध की पक्ति है? तो परंपरा का मूल्यांकन का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 36 नंबर की परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ्य साहित्य की कौन सी विद्या है? कहानी है कि निबंध है कि व्यंग है कि संस्मरण है? तो 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह एक निबंध है, यह एक निबंध है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब अगला चैप्टर है 8 नंबर की जीत जीत में मैं निरखत हूँ, जिसके हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि जीत जीत में मैं निरखत हूँ, जीत जीत में मैं निरखत हूँ यह कहानी है कि निबंध है कि ललित रचना है कि साक्षात्कार है? तो जीत जीत में मैं निरखत हूँ यह एक साक्षात्कार है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज के बहने का जन्म कहाँ हुआ था? बिरजू महाराज के बहनों का जन्म कहाँ हुआ था? रामपुर में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर कि बिरजू महाराज के बहनों का जन्म रामपुर में हुआ था। फिर है कि बिरजू को क्या पहनने का बहुत शौक था? बिरजू को क्या पहनने का बहुत शौक था? तो चश्मा पहनने का बहुत शौक था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर के हिंदुस्तान डांस अकादमी में कौन थी? कपिला जी की, लीला कृपलानी की, ए और बी दोनों की, इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि हिंदुस्तान डांस अकादमी में कपिला जी और लीला कृपलानी दोनों थी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि पंडित बिरजू महाराज कितने साल के थे जब उनकी पिता की मृत्यु हो गई थी? पंडित बिरजू महाराज कितने साल के थे जब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी? तो 9.5 साल के थे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि पंडित बिरजू महाराज ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ पर किया था? पंडित बिरजू महाराज ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ पर किया था? तो मैनपुरी में किया था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि शागिर्द का अर्थ क्या होता है? शागिर्द का अर्थ क्या होता है? तो शिष्य होता है, शागिर्द का अर्थ शिष्य होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि पंडित बिरजू महाराज क्या है? तो पंडित बिरजू महाराज है वह एक गायक है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर कि बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया है? बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया है? तो रश्मि वाजपेयी ने लिया है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर के पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ पर हुआ था? पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाना चाहते थे? पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाना चाहते थे? तो सीताराम बांग्ला को सिखाना चाहते थे। फिर अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी? ऑप्शन ए सासवर्ती, ऑप्शन बी रश्मि वाजपेयी, ऑप्शन सी है दुर्गा और ऑप्शन डी है अनुराधा। तो 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुराधा जो है वह पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 13 नंबर के पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी? पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी? तो उनकी माँ थी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर की जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी? जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी? तो 27 वर्ष की उम्र थे, 27 वर्ष की उम्र के थे पंडित बिरजू महाराज। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि पंडित बिरजू महाराज अपने पिता के 10वां एवं 13वीं करने के लिए कितने पैसा इकट्ठे किए थे? तो 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 500 रुपये। यानी पंडित बिरजू महाराज जो थे वो अपने पिता के 10वीं और 13वीं करने के लिए 500 रुपये इकट्ठे किए थे। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। फिर 16 नंबर क्वेश्चन कि बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो 1965 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर 1965 ईस्वी। फिर 17 नंबर क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज खुद को किसको शागिर्द मानते थे? पंडित बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे? तो अपने पिता का शागिर्द मानते थे। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 18 नंबर कि बिरजू महाराज 18 नंबर क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? तो नर्तक के रूप में है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 19 नंबर की बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक है? बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक है?
तो बिरजू महाराज जो है मणिपुरी शैली के नर्तक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है। बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है, तो लखनऊ घराने से है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि 21 नंबर के पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था, तो 4 फरवरी 1938 ईस्वी को। पंडित बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 ईस्वी को हुआ था, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फिर है कि बिरजू महाराज के पिता क्या थे। बिरजू महाराज के पिता क्या थे, तो बिरजू महाराज के पिता एक प्रसिद्ध नर्तक थे। बिरजू महाराज के पिता एक प्रसिद्ध नर्तक थे, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 30 नंबर के बिरजू महाराज को प्रारंभिक शिक्षा किससे प्राप्त हुई थी। तो बिरजू महाराज को प्रारंभिक शिक्षा कपिलाजी से प्राप्त हुआ था, कपिलाजी से प्राप्त हुआ था, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 24 नंबर कि बिरजू महाराज का संबंध किससे है। बिरजू महाराज का संबंध किससे है, तो कथक नृत्य से। कथक नृत्य से बिरजू महाराज का संबंध है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिर 25 नंबर क्वेश्चन कि किस उम्र में बिरजू महाराज का नृत्य कला पारंगत हो गए। किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में पारंगत हो गए थे, तो 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि 9 वर्ष में पंडित बिरजू महाराज नृत्य कला में पारंगत हो गए थे, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि पंडित बिरजू महाराज की पहली शिष्या कौन थी। पंडित बिरजू महाराज की पहली शिष्या कौन थी, तो पंडित बिरजू महाराज की पहली शिष्या रश्मि थी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि इबादत का अर्थ क्या होता है। इबादत का अर्थ क्या होता है, तो इबादत का अर्थ उपासना होता है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इबादत का अर्थ उपासना होता है। फिर 28 नंबर क्वेश्चन है कि किसने शास्त्रीय नृत्य कला को गति और चमक प्रदान की, तो पंडित बिरजू महाराज ने, पंडित बिरजू महाराज ने। फिर अगला क्वेश्चन है 29 नंबर कि पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार थे, तो 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि पंडित बिरजू महाराज किस उम्र के पड़ाव पर उनकी पिताजी की मृत्यु हुई। पंडित बिरजू महाराज के किस उम्र के पड़ाव पर उनकी पिताजी की मृत्यु हो गई थी, तो 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 9.5 वर्ष की उम्र पर उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। यहाँ पर 9 वर्ष दिया है जबकि 9.5 वर्ष होगा। अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन कि बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने में किनका योगदान था। ऑप्शन ए पिताजी, ऑप्शन बी है माताजी, ऑप्शन सी है कपिलाजी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि पंडित बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने में कपिलाजी का योगदान था, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 32 नंबर के बिरजू महाराज की कितनी संतानें थी। बिरजू महाराज की कितनी संतानें थी, तो बिरजू महाराज की 2 संतानें थी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 33 नंबर पे बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था। बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था, तो शंभू महाराज नाम था, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 34 नंबर कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे, तो चाचा थे। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे, तो चाचा थे, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 35 नंबर कि बिरजू महाराज ने ठुमरिया किससे सीखी। बिरजू महाराज ने ठुमरिया किससे सीखी, तो अपनी अम्मा से सीखी थी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज ने कितने प्रोग्राम करके बाबूजी की 10वीं और 13वीं करवाई थी। पंडित बिरजू महाराज ने कितने प्रोग्राम करके अपने पिताजी की 10वीं और 13वीं कराई थी, तो 2 प्रोग्राम करके, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 37 नंबर कि बिरजू महाराज को तमिल किससे मिली। बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली, तो बाबूजी से मिली थी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर के जीत जीत में मैं निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है। जीत जीत में मैं निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है, तो पंडित बिरजू महाराज जी है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब अगला चैप्टर है 9 नंबर अभिनय की हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि अभिनय क्या है। अभिनय जो है वह क्या है, साक्षात्कार है कि कहानी है कि ललित रचना है कि निबंध है। तो अभिनय जो है वह एक ललित रचना है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अभिनय ललित रचना है। फिर अगला क्वेश्चन है 2 नंबर के अभिनय में था रूस की राजधानी था कि पोप की राजधानी कि फ्रांस की राजधानी कि इटली की राजधानी। तो अभिनय में क्या था, तो अभिनय में पोप की राजधानी था। अभिनय में पोप की राजधानी था, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 3 नंबर कि कार्थूसियन संप्रदाय विश्वास करता है। कार्थूसियन संप्रदाय किस पर विश्वास करता है, तो मौन में। कार्थूसियन संप्रदाय मौन में विश्वास करता है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। फिर है कि जीर्णोद्धार का अर्थ क्या होता है। जीर्णोद्धार का अर्थ क्या होता है, तो जीर्णोद्धार का अर्थ पुराने को नए करना, पुराने को नए करना होता है जीर्णोद्धार का अर्थ। फिर अगला क्वेश्चन है 5 नंबर की अशोक वाजपेयी के द्वारा कौन से पत्रिकाओं का संपादन किया गया था। अशोक वाजपेयी के द्वारा कौन से पत्रिकाओं का संपादन किया गया था, तो समवेत का भी, पहचान का भी और पूर्वग्रह का भी, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि अशोक वाजपेयी को किस सरकार के द्वारा ला शत्रुज में रहकर काम करने का न्योता मिला था। ऑप्शन है इंग्लैंड सरकार, ऑप्शन बी है जर्मन सरकार, ऑप्शन सी है फ्रांस सरकार, ऑप्शन डी है भारत सरकार। तो अशोक वाजपेयी को किस सरकार के द्वारा ला शत्रुज में रहकर काम करने का न्योता मिला था,
तो फ्रांस सरकार द्वारा, फ्रांस सरकार के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर कि फ्रांस और यूरोप एक अत्यंत प्रसिद्ध फ्रांस और यूरोप एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह हर वर्ष कहाँ पर होता है। फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह कहाँ पर होता है, तो अविन्यो में होता है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है कि अविन्यो में किस युग के ईसाई मठ है। अविन्यो में किस युग के ईसाई मठ है, तो मध्य युग के ईसाई मठ है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर के अविन्यो कहाँ पर स्थित है, तो अविन्यो दक्षिणी फ्रांस में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 10 नंबर कि रोम नदी कहाँ पर है। रोम नदी कहाँ पर है, तो रोम नदी जो है दक्षिणी फ्रांस में है। रोम नदी दक्षिणी फ्रांस में है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि अविन्यो के रचनाकार कौन है। अविन्यो के रचनाकार कौन है, तो अविन्यो के रचनाकार अशोक वाजपेयी जी हैं, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। फिर है कि विल्नव ल अविन्यो का अर्थ क्या होता है। विल्नव ल अविन्यो का अर्थ क्या होता है, तो अविन्यो का नया गाँव, अविन्यो का नया गाँव अर्थ होता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि ला सतरुज क्या है। ला सतरुज क्या है, तो ला सतरुज एक ईसाई मठ है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिर 14 नंबर क्वेश्चन की आंध्र बेतरा क्या है। आंध्र बेतरा क्या है, तो यह एक कवि है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फिर 15 नंबर क्वेश्चन है कि प्रगतिशील साहित्य का संबंध किससे है, तो वेदांत दर्शन से है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि जरसाही कहाँ पर था। जरसाही कहाँ पर था, तो जरसाही जो है वह सोवियत रूस में था, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि आंद्रे बेतरा रेनेसा और पाल ईश्वर ने अविन्यो में रहकर संयुक्त रूप से लगभग कितनी कविताओं की रचना की थी, तो लगभग 30 कविताओं की रचना की थी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि अशोक वाजपेयी ला सतरुज में कितने दिनों तक रहे थे। अशोक वाजपेयी ला सतरुज में कितने दिनों तक रहे थे, तो 19 दिन तक रहे थे, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फिर है कि अविन्यो पाठगद की कौन सी विद्या है। अविन्यो जो है अविन्यो पाठवगद की कौन सी विद्या है, तो यह है कि यात्रा विक्रांत है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फिर 20 नंबर क्वेश्चन है कि पिकासो क्या थे। तो पिकासो एक चित्रकार थे, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, तो अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी को हुआ था। अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी को हुआ था, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिर 22 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ पर हुआ था। अशोक वाजपेयी का जन्म दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फिर 23 नंबर क्वेश्चन कि अशोक वाजपेयी ने 24 अक्टूबर 10 नवंबर 1994 तक कुल कितनी रचनाएं की थी। अशोक वाजपेयी ने 24 अक्टूबर से 10 अक्टूबर 1994 तक कुल कितनी रचनाएं की थी, तो 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तो 35 कविता और 27 गद्य। 35 कविता और 27 गद्य। फिर अगला क्वेश्चन है कि ला मादा मोजेल द अविन्यो किसकी कृति है। ला मादा मोजेल द अविन्यो किसकी कृति है, तो पिकासो की कृति है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि ला सतरुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा। ला सतरुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा, तो 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि ला सतरुज का धार्मिक उपयोग 14वीं सदी से फ्रेंच तक होता रहा। 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक होता रहा। फिर 26 नंबर क्वेश्चन है कि अविन्यो में 19 दिनों के प्रवास अविन्यो में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की थी, तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि अविन्यो में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने 27 गद्यों की रचना की थी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फिर 27 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांस का एक प्रमुख कला केंद्र कौन रहा है। फ्रांस का एक प्रमुख कला केंद्र कौन रहा है, तो अविन्यो है। फ्रांस का एक प्रमुख कला केंद्र अविन्यो है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फिर है कि अविन्यो दक्षिण फ्रांस का एक मध्ययुगीन क्या है। अविन्यो दक्षिण फ्रांस का एक मध्ययुगीन क्या है, तो ईसाई मठ है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। फिर है 29 नंबर क्वेश्चन कि पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक क्या है। पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक क्या है, तो विल्नव ल अविन्यो, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन 30 नंबर की कार्थुसियन संप्रदाय विश्वास करता है किस पर। कार्थुसियन संप्रदाय किस पर विश्वास करता है, तो मौन पर विश्वास करता है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 31 है कि ला सतरुज की इमारत पर क्रांति के बाद किनका कब्जा हो गया था। ला सतरुज की इमारत पर क्रांति के बाद किनका कब्जा हो गया था, तो साधारण लोगों का कब्जा हो गया था, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था। अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था। रामानंद वाजपेयी, परमानंद वाजपेयी, कृष्णनंद वाजपेयी कि उज्ज्वलानंद वाजपेयी। तो अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था, तो अशोक वाजपेयी के पिताजी का नाम परमानंद वाजपेयी था, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है अशोक वाजपेयी की फ्रेंच सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार कौन है। अशोक वाजपेयी की फ्रेंच सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार कौन है, तो ऑफिसर्स द ऑर्डर ऑफ क्रॉस है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज
राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 34 नंबर के, अभिनव किस नदी पर स्थित है? अभिनव किस नदी पर स्थित है? तो अभिनव जो है वरुण नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, क्वेश्चन नंबर 35 है कि विलनाव क्या है? विलनाव क्या है? विलनाव क्या है? तो विलनाव जो है वह एक छोटा सा गांव है, ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक वर्ष अभिनव में कैसा समारोह आयोजित किया जाता है? प्रत्येक वर्ष अभिनव में कैसा समारोह आयोजित किया जाता है? तो रंग समारोह आयोजित किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फिर 37 नंबर क्वेश्चन कि रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या है? तो रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम अभिनव है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिर है कि लेखक कितने वर्ष पहली बार अभिनव गए थे? लेखक कितने वर्ष पहली बार अभिनव गए थे? तो लेखक जो है वह 10 वर्ष पहले अभिनव गए थे, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 39 नंबर कि लेखक अभिनव क्या साथ लेकर गए थे? लेखक अभिनव क्या साथ लेकर गए थे? तो लेखक जो है वह अभिनव में पुस्तक, टॉपराइडर और टेप्स साथ लेकर गए थे, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है कि उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब अगला चैप्टर है 10 नंबर मछली। तो मछली चैप्टर का सबसे पहला क्वेश्चन है कि नौकर की कमीज नामक उपन्यास किसकी रचना है? नौकर की कमीज नामक उपन्यास किसकी रचना है? तो विनोद कुमार शुक्ल जी की रचना है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फिर है कि मछली चैप्टर क्या है? कहानी है कि निबंध है कि शिक्षा शास्त्र के ललित निबंध है? तो मछली चैप्टर जो है वह एक कहानी है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि झोले में कितनी मछलियाँ थी? झोले में कितनी मछलियाँ थी? तो झोले में 3 मछलियाँ थी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 4 है कि संतु काँप रहा था। संतु काँप रहा था किसके डर से? तो संतु जो है संतु ठंड के डर से काँप रहा था। संतु ठंड से काँप रहा था, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फिर है कि जो मछली मर जाती है उसके आंखों में झांकने पर अपनी परछाई नहीं दिखती, ऐसा कौन कहता है? दीदी कहती है कि मम्मी कहती है कि पापा कहती है कि दुकानदार कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दीदी जो है वह कहती है कि जब मछली मर जाती है तो उसके आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखाई पड़ती है। फिर है 6 नंबर क्वेश्चन की मछली अभी कट जाएगी। मछली अभी कट जाएगी ऐसा किसने पूछा है? तो संतु ने पूछा कि मछली अभी कट जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन है 7 नंबर की पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? तो विनोद कुमार शुक्ल की रचना है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फिर है कि मछली कौन खाता था? मछली कौन खाता था? ऑप्शन ए है मम्मी, ऑप्शन बी है पापा, ऑप्शन सी है और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मछली कौन खाता था? तो मछली जो है वह पापा खाते थे, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। मछली कौन खाता था? तो पापा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, मछली सूचक कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल के किस कहानी संग्रह से ली गई है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा महाविद्यालय से, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी थी? तो 3 मछलियाँ खरीदी थी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 11 नंबर के, परिवार के नौकर का नाम क्या था? परिवार के नौकर का क्या नाम था? तो परिवार के नौकर का नाम भग्गू था, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि नरेन कौन था? नरेन कौन था? नरेन जो है वह दीदी का प्रेमी था, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है 13 नंबर की, मुहारा क्या है? मुहारा क्या है? तो मुहारा जो है वह एक नदी है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। फिर है कि कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या है? कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या है? तो कहानीकार के छोटे भाई का नाम दीनू है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। फिर 15 नंबर क्वेश्चन है कि किसको घर में मछली गोश्त बनाना अच्छा नहीं लगता था? तो माँ को मछली बनाना अच्छा नहीं लगता था, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है कि घर में घुसे 2 साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देता हूँ, ऐसा किसने कहा? तो पिताजी ने कहा था, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। फिर 17 नंबर क्वेश्चन है कि संतु मछली लेकर क्यों भागा? तो संतु जो है वह मछली लेकर कुएं में डालने के लिए भागा था, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। फिर अगला नंबर 18 नंबर की, पिताजी ने किसको मारा था? पिताजी ने किसको मारा था? तो दीदी को मारा था, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फिर 19 नंबर क्वेश्चन है कि भगू संतु के पीछे पीछे क्यों भागा? तो भगू जो है संतु के पीछे पीछे मछली छीनने के लिए भागा था, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिर 20 नंबर क्वेश्चन है कि मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? तो निम्न मध्यम वर्ग का जीवन वर्णित है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिर है कि संतु नरेन आपस में कौन थे? संतु और नरेन आपस में कौन थे? तो संतु और नरेन आपस में जीजा और साला थे, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। फिर 22 नंबर क्वेश्चन है कि विनोद कुमार शुक्ल कहानीकार और उपन्यासकार के अलावा क्या थे? विनोद कुमार शुक्ल कहानीकार और उपन्यासकार के अलावा क्या थे? तो वह एक राजनेता भी थे, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर,
क्वेश्चन नंबर 23 है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1937 ईस्वी को। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फिर विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ पर हुआ था। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो राजनांद छत्तीसगढ़ में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फिर 25 नंबर क्वेश्चन है कि निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार के रूप में कब से कब तक रहे। निराला जो है वह सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार के रूप में कब से कब तक थे। तो 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1994 से 1996 तक थे। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है कि शुक्ला जी की कहानी संग्रह क्या है। शुक्ल जी की कहानी संग्रह है। शुक्ल जी की कौन सी कहानी संग्रह है, तो शुक्ल जी की कहानी संग्रह पेड़ पर कमरा है। शुक्ल जी की कहानी संग्रह पेड़ पर कमरा है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। फिर 27 नंबर क्वेश्चन है कि दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से कब सम्मानित किया गया। दयावती मोदी शेखर सम्मान से कब सम्मानित किया गया था, तो 1997 ईस्वी में सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिर है कि लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था। लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था, तो मछली मांगना चाहता था। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि लेखक को मछली खाने से किसने मना किया था। लेखक को मछली खाने से किसने मना किया था, तो माँ ने मना किया था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फिर है कि मछली लेकर कौन भाग गया था। मछली लेकर कौन भाग गया था, तो संतू भाग गया था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फिर है कि मछली कहानी के लेखक कौन है। मछली कहानी के लेखक कौन है, तो विनोद कुमार शुक्ल है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी। मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी, तो मछली के लिए मसाला माँ पीस रही थी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे, तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिर है कि मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का नाम क्या था। मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का नाम क्या था, तो नरेंद्र था। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि मछली पानी में रहती है, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है। इस वाक्य में जो है वह किस कारक की विभक्ति है, तो अधिकरण कारक की विभक्ति है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि संतु अचानक क्या लेकर भाग गया था। संतु अचानक क्या लेकर भाग गया था, तो मछली लेकर भाग गया था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 37 नंबर की मछली किस प्रकार की कहानी है। मछली किस प्रकार की कहानी है। मछली किस प्रकार की कहानी है, तो मछली जो है वह एक सामाजिक कहानी है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी मछली जिंदा थी। मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी मछली जिंदा थी, तो 2 मछली जिंदा थी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फिर अगला चैप्टर है नौबत खाने में इबादत। तो इस चैप्टर का सबसे पहला क्वेश्चन है कि नौबत खाने में इबादत क्या है। नौबत खाने में इबादत क्या है, तो यह एक व्यक्ति चित्र है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि सुशीलवादों में शाह की उपाधि किसे प्राप्त है। सुशीलवादों में शाह की उपाधि किसे प्राप्त है, तो शहनाई को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। फिर है कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है, तो बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई से है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 4 नंबर कि नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में कौन है। नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में कौन है, तो बिस्मिल्लाह खां है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि सुधीर वाद्यों में गिना जाता है। सुधीर वाद्यों में किसको गिना जाता है, तो शहनाई को गिना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 6 नंबर संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा कहाँ पर रही है। अयोध्या में कि दिल्ली में कि काशी में कि जौनपुर में, तो 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी काशी में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खां के पिता का नाम क्या था। बिस्मिल्लाह खां के पिता का नाम क्या था, तो बिस्मिल्लाह खां के पिता का नाम पैगंबर बख्श खां था। बिस्मिल्लाह खां के पिता का नाम। फिर अगला क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था, तो बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम अमीरुद्दीन था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम क्या था। बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम क्या था, तो उस्ताद सलाह हुसैन था। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। फिर है कि बिस्मिल्लाह खां के मामा का नाम क्या था। बिस्मिल्लाह खां के मामा का नाम क्या था, तो बिस्मिल्लाह खां के मामा का नाम आफ्ताब अली था। बिस्मिल्लाह खां के मामा का नाम सादिक हुसैन था। बिस्मिल्लाह खां के मामा का नाम सादिक हुसैन था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 11 नंबर कि बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव बिहार में हुआ था। बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव बिहार में हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन है कि रसूली बाई कौन थी। रसूली बाई कौन थी, तो रसूली बाई गायिका थी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। सुलोचना कौन थी, तो सुलोचना जो है वह एक अभिनेत्री थी। फिर है कि पक्का महल क्या है। पक्का
महाल क्या है? पक्का महल क्या है? तो पक्का महल जो है वह काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका है। काशी विश्वनाथ से लगा हुआ एक इलाका है। फिर अगला क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ था? बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ था? तो 21 अगस्त 2006 को हुआ था। बिस्मिल्लाह खां का निधन 21 अगस्त 2006 को हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। फिर है कि कुलसुम कौन थी? कुलसुम कौन थी? तो कुलसुम जो है वह एक हलवाइन थी। कुलसुम वह एक हलवाइन थी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिर 17 नंबर क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खां रियाज के लिए कहाँ जाते थे? बिस्मिल्लाह खां रियाज के लिए कहाँ जाते थे? तो बालाजी मंदिर जाते थे। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 18 नंबर की, नरकट का प्रयोग किस वाद्य यंत्र में होता है? नरकट का प्रयोग किस वाद्य यंत्र में होता है? तो नरकट का प्रयोग शहनाई वाद्य यंत्र में होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फिर 19 नंबर क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने बिस्मिल्लाह खां को किस सम्मान से अलंकृत किया? भारत सरकार ने बिस्मिल्लाह खां को किस सम्मान से अलंकृत किया? तो भारत रत्न से अलंकृत किया था। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 20 नंबर की, यतीन्द्र मिश्र ने किस अर्धवार्षिक पत्रिका का संपादन किया था? यतीन्द्र मिश्र ने किस अर्धवार्षिक पत्रिका का संपादन किया था? तो साहित्य वार्षिक पत्रिका का संपादन किया था। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर 21 नंबर क्वेश्चन की, बिस्मिल्लाह खां के खानदान का कोई भी सदस्य, बिस्मिल्लाह खां के खानदान का कोई भी सदस्य किस दिन शहनाई नहीं बजाता था? बिस्मिल्लाह खां के खानदान का कोई भी सदस्य किस दिन शहनाई नहीं बजाता था? तो मुहर्रम के दिन नहीं बजाता था। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। फिर 22 नंबर क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खां को किस चीज़ का बुखार था? तो फिल्म देखने का बुखार था। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि यादा कदा किस लेखक की काव्य संग्रह है? यादा कदा किस लेखक की काव्य संग्रह है? तो यतीन्द्र मिश्र की। फिर अगला क्वेश्चन है 24 नंबर कि बिस्मिल्लाह खां को बालाजी मंदिर में शहनाई बजाने पर कितनी मेहनत का समय मिलती थी? बिस्मिल्लाह खां को बालाजी मंदिर में शहनाई बजाने पर कितनी मेहनताना मिलती थी? तो 24 नंबर राइट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 आना मेहनताना मिलती थी। फिर अगला क्वेश्चन है 25 नंबर की, यतीन्द्र मिश्र को किस प्रकार से सम्मानित किया गया? यतीन्द्र मिश्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो राजा पुरस्कार से भी, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार से भी और ऋतुराज पुरस्कार से भी, यानी इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खां के पिताजी कहाँ शहनाई बजाते थे? बिस्मिल्लाह खां के पिताजी कहाँ पर शहनाई बजाते थे? तो मंदिर में बजाते थे। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि शहनाई की उपाधि किसे दी गई? शहनाई की उपाधि किसे दी गई थी? तो शहनाई को दी गई थी शहनाई की उपाधि। फिर अगला क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खां के बड़े भाई का नाम क्या था? बिस्मिल्लाह खां के बड़े भाई का नाम क्या था? तो बिस्मिल्लाह खां के बड़े भाई का नाम सिमुद्दीन था। सिमसुद्दीन था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, क्वेश्चन नंबर 29 है कि यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? तो 1977 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 30 नंबर कि यतीन्द्र मिश्र का जन्म कहाँ पर हुआ था? यतीन्द्र मिश्र का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खां के शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? तो मुहर्रम। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 32 नंबर की, काशी किसकी पाठशाला है? काशी किसकी पाठशाला है? तो संस्कृति की पाठशाला है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 33 नंबर के, बिस्मिल्लाह खां दर्शकों से कौन सी दुआ ईश्वर से मांग रहे हैं? बिस्मिल्लाह खां दर्शकों से कौन सी दुआ ईश्वर से मांग रहे हैं? तो सच्चे सुर की नेमत की। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिर 34 नंबर क्वेश्चन है कि अमीरुद्दीन किसका था? अमीरुद्दीन नाम किसका था? तो अमीरुद्दीन नाम जो है वह बिस्मिल्लाह खां का था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। 12 नंबर और ये गद्य खंड का अंतिम चैप्टर है, शिक्षा और संस्कृति। तो शिक्षा और संस्कृति चैप्टर का सबसे पहला क्वेश्चन है कि गांधी जी को महात्मा किसने कहा? गांधी जी को महात्मा किसने कहा? तो रविंद्रनाथ ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फिर क्वेश्चन है कि आर्य कहाँ रहते थे? आर्य कहाँ पर रहते थे? तो भारत में रहते थे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फिर है कि फिनिक्स क्या था? तो फिनिक्स जो है वह एक आश्रम था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 4 नंबर कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसक दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को, कि 5 अक्टूबर को, कि 6 अक्टूबर को, कि 7 अक्टूबर को? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसक दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसक दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फिर 5 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी अफ्रीका से लौटकर कब आए थे? गांधी जी अफ्रीका से लौटकर कब आए थे? तो 1915 ईस्वी में आए थे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोदय का कार्यक्रम किसने चलाया? सर्वोदय का कार्यक्रम किसने चलाया था? तो महात्मा गांधी ने चलाया था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिर 7 नंबर क्वेश्चन है कि घृणा को जीता जा सकता है किससे? घृणा को किसके द्वारा जीता जा सकता है? तो प्रेम से। फिर अगला क्वेश्चन है 8 नंबर कि सत्य के साथ मेरे
प्रयोग किसकी पुस्तक है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी पुस्तक है? तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग महात्मा गांधी की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। फिर है कि हिंदू स्वराज के रचनाकार कौन है? तो महात्मा गांधी है। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। फिर है कि हरिजन के संपादक कौन थे? हरिजन के संपादक कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि अहिंसक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अहिंसक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। फिर 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संस्कृति किसकी प्रतीक है? भारतीय संस्कृति किसकी प्रतीक है? तो भारतीय संस्कृति जो है वो भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य की प्रतीक है। फिर है 13 नंबर क्वेश्चन कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा किसमें सहायक होती है? तो शरीर बुद्धि और आत्मा के विकास में, शरीर बुद्धि और आत्मा के विकास में सहायक होती है शिक्षा। फिर है कि शेक्सपियर किस भाषा के कवि है? शेक्सपियर किस भाषा के कवि है? तो अंग्रेजी भाषा के कवि है। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर है कि टोल्स्टॉय किस देश का साहित्यकार थे? टोल्स्टॉय किस देश का साहित्यकार थे? तो रूस देश का साहित्यकार थे। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। फिर है गांधी जी की दृष्टि में उदात्त एवं बड़े शिक्षा क्या है? गांधी जी की दृष्टि में उदात्त एवं बड़े शिक्षा क्या है? तो अहिंसक प्रतिरोध, अहिंसक प्रतिरोध। फिर है 17 नंबर क्वेश्चन कि गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते थे? गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते थे? तो चरित्र निर्माण, चरित्र निर्माण गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य मानते थे। फिर अगला क्वेश्चन है कि टोल्स्टॉय कौन थे? टोल्स्टॉय कौन थे? तो टोल्स्टॉय जो थे वह रूसी लेखक थे। टोल्स्टॉय रूसी लेखक थे। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फिर 19 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा और संस्कृति के लेखक, शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? तो शिक्षा और संस्कृति के लेखक महात्मा गांधी है। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। फिर 20 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि 21 नंबर के महात्मा गांधी का जन्म कहाँ पर हुआ था? और महात्मा गांधी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 22 नंबर के यंग इंडिया क्या है? यंग इंडिया क्या है? तो यंग इंडिया जो है यह एक पत्रिका है। यंग इंडिया यह एक पत्रिका है। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि शेक्सपियर को किस रूप में जाना जाता है? शेक्सपियर को किस रूप में जाना जाता है? तो कवि और नाटककार दोनों रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर, ए और बी दोनों। फिर 24 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी ने बच्चों को किस ढंग की तालीम देने की भरसक कोशिश की थी? गांधी जी ने बच्चों को किस ढंग की तालीम देने की भरसक कोशिश की थी? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अहिंसक प्रतिरोध, अहिंसक प्रतिरोध। फिर 25 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ पर गए थे? गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ पर गए थे? तो लंदन गए थे। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। फिर 26 नंबर क्वेश्चन कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे? तो 1893 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। फिर है कि गांधी जी के दो हथियार कौन थे? गांधी जी के दो हथियार कौन थे? तो गांधी जी के दो हथियार अहिंसा और सत्याग्रह था। गांधी जी के दो हथियार अहिंसा और सत्याग्रह था। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। फिर है कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? तो हस्तकला होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर एक उदात्त का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उदात्त का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो उदात्त का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ होता है। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 30 नंबर के महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था? महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का निधन 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ था। महात्मा गांधी का निधन 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ था। और किसने किया था? इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। फिर है कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का अभिप्राय क्या है? आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का अभिप्राय क्या है? तो हृदय की शिक्षा। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का अभिप्राय हृदय की शिक्षा से है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। फिर 32 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? तो महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी था। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। फिर 33 नंबर क्वेश्चन कि कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, महात्मा गांधी चाहते थे। महात्मा गांधी चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा जो है उनके घर के पास बहती रहे। फिर 34 नंबर क्वेश्चन कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो 34 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा और संस्कृति पाठ की है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 35 नंबर कि किनके जन्म दिवस को अहिंसक दिवस के रूप में मनाया जाता है? किनके जन्म दिवस को अहिंसक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी के जन्म दिवस को अहिंसक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हमने क्लास 10th हिंदी के टोटल गद्य खंड के सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कर लिए हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।